उसकी याददाश्त सचमुच क्षीण हो गई थी। जल्द ही वे दोनों फैक्ट्री में वापस आ गए। जब वे कोने पर पहुंचे तो जू नेनियन ने अपने सामने का दृश्य देखा और मुश्किल से पहचान पाई कि यह उसका कारखाना है। हे भगवान, ये जगह इतनी कैसे बदल गई। ये परिवर्तन बहुत ही नाटकीय था, क्योंकि विशाल कारखाने का प्रवेश द्वार अब सभी प्रकार की छोटी छोटी दुकानों से भरा हुआ था। सड़क के दोनों ओर विक्रेता फल और नाश्ता बेच रहे थे। जू नेनियन और जू सिसी को आते देख कई बूढ़ी महिलाएं भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए चिल्लाने लगीं। परिवर्तन बहुत बड़ा था। जू नेनियन और जू सिसी एक दूसरे को देखकर पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन अब ये बात समझ में आती है, क्योंकि कारखाने में कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह संख्या लगभग 200 तक पहुंच गई है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति का वेतन औसतन 30 युआन से अधिक था, जिससे कई परिवारों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। नाश्ते पर थोड़ा पैसा खर्च करना एक ऐसी बात थी जिसे करने में हर कोई खुश था। चौंकने के बावजूद शू नेनियन और शू सिसी ने मूर्खतापूर्ण तरीके से सड़क के किनारे खड़े होकर देखने की बजाय जल्दी से घर की ओर लौट गए। दूर से जू नेनियन ने बूढ़ी औरत को घर के दरवाजे पर बैठे देखा। उसके हाथ में एक छड़ी थी और उसके सामने कुछ चूजे भोजन पर चोंच मार रहे थे और वह छड़ी से उनके सिरों पर हल्के से थपथपा रही थी। टैप करते हुए उसने भयंकर रूप से डांटा, तुम बूढ़े आदमी, हर रात मेरे सपनों का पीछा करते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम मुझे अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपको बता दूं, मैं अभी इन बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। जब मेरे स्वर्ग जाने का समय आएगा तो मैं आपके साथ आ जाऊंगी और अपना वैवाहिक बंधन जारी रखूंगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने वहां किसी युवा भूत के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की है तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। बूढ़ी महिला ने आह भरी और आकाश की ओर देखा, और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया उसने जू नेनियन और जू सिसी को देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने छड़ी गिरा दी और जू नेनियन और जू सिसी की ओर दौड़ने लगी। उसने जो छड़ी फेंकी वह तेज और सटीक थी और सीधे एक चूजे के सिर पर लगी। छड़ी से दबे चूजों के सिर जमीन से चिपक गए और उन्होंने खुद को छुड़ाने के लिए कई बार संघर्ष किया, फिर लड़खड़ाते हुए भाग गए। जू नेनियन ये देखकर आश्चर्यचकित था कि बूढ़ी महिला कितनी तेज दौड़ सकती है। फिर उसका चेहरा तुरंत मुस्कुराहट से चमक उठा और उसने प्यार से कहा, दादी, सीसी और मैं आपसे मिलने वापस आ गए हैं। जू सिसी ने भी खुशी से अपने बड़े सफ़ेद दांत दिखाए और कहा, दादी, मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ, वे सभी चीज़ें जो आपको पसंद हैं। बूढ़ी महिला हवा की तरह तेजी से जू नेनियन और जू सिसी के सामने पहुंची और जू नेनियन के हाथों को पकड़ लिया। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ओह, मेरी प्यारी पोती वापस आ गई है। क्या आपको भूख लगी है? प्यासा, दादी तुम्हें बहुत याद करती थीं। जू सिसी ने पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए भौहें चढ़ाईं और पैर पटकते हुए कहा, दादी, आप बहुत पक्षपाती हैं। क्या तुमने मुझे नहीं देखा? मैं आपकी प्यारी दूसरी पोती हूँ। जब जू सिसी ने छेड़खानी से काम लिया तो बूढ़ी महिला ने बिना किसी शिष्टाचार के सीधे अपनी आंखें घुमाईं। वह कहाँ है? वह अनमोल दूसरी पोती, कहाँ? तुम बहुत काले हो, दादी ने तुम्हें देखा भी नहीं। जू सिसी, बहुत निराशाजनक। जू नेनियन ने बूढ़ी महिला को जू सिसी के साथ झगड़ते हुए देखा और तब तक हंसती रही जब तक कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। उसने सोच समझकर बूढ़ी महिला को घर के अंदर जाने में मदद की। दादी, मुझे प्यास या भूख नहीं है। सिसी और मैं आपके लिए कुछ सुंदर कपड़े और स्वादिष्ट भोजन खरीदने के लिए राजधानी गए थे। चलो अंदर चलें और देखें, उसने कहा। बूढ़ी महिला तुरंत मुस्कुराई। दादी जानती थीं कि मेरी बच्ची नियान सबसे अधिक विचारशील है। जू सिसी ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं। ठीक है, दादी की नज़र में किसी भी काले और बदसूरत व्यक्ति को उनके सामने बोलने का कोई अधिकार नहीं था। जू सिसी को पहले से ही उपेक्षित किए जाने की आदत थी। पहले जब ऐसी परिस्थितियां आती थीं तो जू सिसी कभी कभी थोड़ा परेशान महसूस करती थीं, लेकिन अब उसे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसकी बहन नेनियन बहुत अच्छी थी और वह उससे बहुत प्यार करती थी। दादी जिस व्यक्ति को पसंद करती थी वह भी ऐसा व्यक्ति था जिसे वह प्यार करती थी, इसलिए निश्चित रूप से परेशान होने का कोई कारण नहीं था। जू नेनियन ने बूढ़ी महिला को घर के अंदर खींच लिया और उसे वे चीज़ें दिखाईं जो उन्होंने खरीदी थीं। जू दो दो खुशी खुशी इधर उधर छू रहा था, तभी बूढ़ी औरत ने उसके हाथ के पीछे थप्पड़ मारा और कठोर चेहरे से उसे डांटा, तुम छोटे दो दो, इससे दूर रहो, ये दादी की चीजें हैं। बूढ़ी महिला द्वारा थप्पड़ खाने के बाद जू दो दो आज्ञाकारी रूप से अपने हाथों को गले लगाकर एक तरफ खड़ा हो गया। जब बूढ़ी महिला ने जू नेनियन से बात करने के लिए अपना सिर घुमाया तो वह पीछे की ओर चुपके से चीजों को पलटने और छूने लगा। वह अत्यधिक उत्सुक था। बूढ़ी महिला ने जू सिसी को खाना बनाने के लिए कहा, और यद्यपि जू सिसी ऊपर से गुस्से से पागल लग रही थी, फिर भी वह आज्ञाकारी होकर आग जलाने और खाना बनाने के लिए रसोई में भाग गई। जू नेनियन ने मदद की पेशकश की, लेकिन बूढ़ी महिला ने उसे रोक लिया।
बूढ़ी महिला ने उसे बिस्तर पर बैठाया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखें कोमल देखभाल से भरी हुई थीं और उसने कहा, अच्छा रहो बेबी नियान, दादी को तुम्हें अच्छी तरह से देखने दो। पहले तो जू नेनियन ने सोचा कि बूढ़ी महिला उसे बहुत दिनों से न देख पाने के कारण उसे याद कर रही है। थोड़ी देर बाद जू नेनियन ने महसूस किया कि बूढ़ी महिला की नज़र धीरे धीरे कोमल देखभाल से लालसा और निर्भरता में बदल गई थी। कुछ देर तक उसके चेहरे को छूने के बाद बूढ़ी महिला ने विचारमग्न होकर अपने होठों को भींचा और टिप्पणी की, हमारा बेबी नियान आपके दादाजी जैसा दिखता है जब वह युवा थे। उसने आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि आपके दादाजी इतनी जल्दी चल बसे। यदि वह बूढ़ा सिर इतनी जल्दी नहीं चला गया होता तो वह गर्व से उससे कह सकती थी, वेंटियन, हमारे 3 पोते पोतियां बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं, किसी को भी त्यागने की जरूरत नहीं है। जू नेनियन सबसे अधिक जू वेंटियन से मिलता जुलता था। जू सिसी की आंखें, नाक और मुंह एक जैसे थे, लेकिन उसका चेहरा गोल था और उसके शरीर पर छोटे छोटे गड्ढे थे जो कि पूरी तरह से अलग स्वभाव था। और जू जिकियांग की आंखें और मुंह एक जैसे थे। दुर्भाग्य से अब उसके पास उस बूढ़े व्यक्ति को बताने का मौका नहीं था जो मर चुका था। वह सोच रही थी कि क्या स्वर्ग में उसकी आत्मा ने उनके पोते को देखा है। बूढ़ी महिला के व्यवहार को देखकर जू नेनियन ने अनुमान लगाया कि वह अपने दादा के बारे में सोच रही थी। एक पल के लिए जू नेनियन का दिल असहनीय रूप से दुखने लगा, क्योंकि इस बार वह फिंगर गार्ड को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी और वह नहीं जानती थी कि क्या यह अभी भी मिल सकता है। इस बीच वू लैन और अन्य लोगों ने अंततः स्लीपर टिकट खरीद लिए। प्रस्थान से 3 घंटे पहले शू वेंटियन पहले से ही स्टेशन पर था और इंतजार करने में असमर्थ था। वह किसी भी दुर्घटना को होने नहीं देना चाहता था, उसे जल्द से जल्द उसे ढूंढना था। जू वेंटियन के साथ वू लैन और एल्डर मास्टर जिन भी थे। इतनी जल्दी में भागते हुए जू वेंटियन ने जुओ किंग और घर की नौकरानी को अपने बाहर जाने की सूचना भी नहीं दी। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण एल्डर मास्टर जिन को घर से किसी को भेजकर जुओ किंग को सूचित करना पड़ा ताकि वह चिंतामुक्त हो सके। तारांकन वापस लौटने पर जू नेनियन ने कारखाने का दौरा किया। सभी कर्मचारी व्यवस्थित ढंग से काम में व्यस्त थे। जिन लोगों ने जू नेनियन को पहचाना उन्होंने उनका अभिवादन हेलो बॉस कहकर किया। जो लोग शू नेनियन को नहीं जानते थे वे फैक्ट्री में इतनी जीवंत युवती को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दूसरों को उसे बॉस कहते हुए सुनने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि जू नेनियन व्यापक रूप से चर्चित बिग बॉस थी और उन्होंने एक साथ कहा, हेलो बॉस। जू नेनियन ने भी सिर हिलाया और उनकी ओर मुस्कुराया। एक चक्कर लगाने के बाद जू नेनियन जू अहोंग और जू जिकियांग के कार्यालयों में गए। इस दौरान उसने शू अहोंग को बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि वह कभी कभार ही आती थी। उसने बस शू अहोंग से कहा था कि वह अपना डेस्क उसके कार्यालय में ले आए। तो अब जू अहोंग और जू जिकियांग दोनों ने एक एक कार्यालय पर कब्जा कर लिया। जू न्यानियन ने सबसे पहले जू जिकियांग के कार्यालय का दौरा किया। जू जिकियांग को वहां न पाकर वह जू एरहोंग को ढूंढने चली गई। कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसने अंदर से जू अहोंग की तेज़ आवाज़ सुनी, अंदर आइए। इसके बाद जू नेनियन ने दरवाज़ा खोला और जू अहोंग, जो काम पर आने वाले एक कर्मचारी की प्रतीक्षा कर रहा था, ने ऊपर देखा और जू नेनियन को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आह, मेरी भतीजी वापस आ गई है, कैसा रहा, क्या राजधानी घूमकर तुम्हें अच्छा लगा? इस समय तक जू एरहोंग ने पहले ही एक अच्छा काला सूट पहन लिया था। उनके बाल पीछे की ओर कंघी करके बनाए गए थे, बिल्कुल किसी गंभीर बड़े बॉस की छवि। उसे इस तरह देखकर जू नेनियन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चाचा, मैं वापस आ गया हूँ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके चाचा इतने अच्छे कपड़े पहनेंगे। पीछे की ओर खींचे बालों का ये स्टाइल बड़े बॉसों के बीच चलन में था। इस तरह से बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति की स्पष्ट रूप से पहचान एक धनी व्यक्ति के रूप में की जाएगी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके चाचा भी फैशन के रुझान को अपना लेंगे। जू नेनियन किसी विशेष कारण से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से हाल ही में प्राप्त ऑर्डरों की मात्रा के बारे में पूछताछ करने के लिए जू एरहोंग से मिलने आए थे। जैसे ही जू नेनियन ने पूछा, जू एरहोंग का चेहरा चिंता से भर गया और उसने बड़े करीने से व्यवस्थित सूची उसके सामने रख दी। खुद देख लो, फैक्ट्री लगभग पागल हो रही है। शुरुआत में जब जू नेनियन ने उसकी सिकुड़ी हुई भौहें देखीं तो उसने सोचा कि ऑर्डर की मात्रा कम हो गई है। उसने सूची ली और चौंक गई, उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। सूची में 3 मिलियन लियूएसू पेस्ट्री की चमकदार संख्या देखकर जू नेनियन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह संख्या इतनी अधिक कैसे हो सकती है। उसने अविश्वास से शू अहोंग की ओर देखा और उसने असहाय होकर अपने हाथ फैलाकर समझाया, हमारा जिकियांग अब कारखाने का प्रबंधन नहीं करता है, ये सब आपके चाचा को सौंप दिया गया है, जो अब 10 से अधिक शहरों में वितरक स्थापित करने के लिए दौड़ रहे हैं। पहले तो शू अहोंग को इस बात की चिंता थी कि उनके पास पर्याप्त ऑर्डर नहीं होंगे और कहीं फैक्ट्री बंद न हो जाए, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि दिन प्रतिदिन ऑर्डर बढ़ते ही जा रहे थे।
फैक्ट्री के कर्मचारी काम के बोझ से लगभग पागल हो रहे थे और शुआहोंग ने और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करना जारी रखा, जिससे कर्मचारियों की संख्या लगभग 300 हो गई। जुआहोंग ने जू नेनियन से कहा, जब आप दूर थे तो मैं आपसे संपर्क नहीं कर सका, केवल आप ही मुझसे संपर्क कर सकते थे। ऑर्डरों की भारी मात्रा के कारण मैंने 10 नई मशीनें जोड़ी हैं। जू नेनियन को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जू जिकियांग ने अकेले ही इतने सारे वितरक विकसित कर लिए। जुआहोंग की बात सुनने के बाद उसने हार मान ली और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा इस पर निर्णय ले सकते हैं, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुआहोंग ने तुरंत अपना सिर खड़खड़ाते हुए ढोल की तरह हिलाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपके चाचा आपके लिए काम कर रहे हैं और हमें अभी भी अपने छोटे बॉस को रिपोर्ट करना है। वह प्रसन्नतापूर्वक बोला, कहते हैं कि सगे भाइयों को भी हिसाब किताब साफ साफ कर लेना चाहिए, तुम्हारे चाचा तुम्हारा फ़ायदा तो नहीं उठा सकते न। हमारे बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए, सब कुछ खुले में रखें। जू नेनियन मुस्कुराए और इस बारे में उनसे बहस नहीं की। फैक्ट्री की स्थिति का जायजा लेने और ये देखने के बाद कि शुआहोंग के पास कोई जरूरी काम नहीं है, वे दोनों फैक्ट्री से एक साथ निकल गए और घर चले गए। इस समय तक जू सिसी ने भोजन तैयार कर लिया था और बूढ़ी महिला भोजन परोसने में मदद कर रही थी। रात के खाने के बाद जू नेनियन ने अपने पैर धोए और बिस्तर पर जाने की तैयारी की। यह विशाल टाइल छत वाला घर जू नेनियन ने जुआहोंग के लिए बनवाया था और जुआहोंग ने जू नेनियन के परिवार के लिए भी कमरे आरक्षित कर रखे थे। जैसे ही वह आराम करने वाली थी, एक बुजुर्ग महिला अपने हाथों में तकिया लेकर उसके दरवाजे पर आई। जू नेनियन तुरंत बिस्तर से उठ बैठी और पूछा, दादी क्या हुआ? बुजुर्ग महिला ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी नियान, दादी तुम्हारे साथ सोना चाहती हैं। हालांकि जू नेनियन आश्चर्यचकित थी, उसने मना नहीं किया। बुजुर्ग लोगों के शरीर से आमतौर पर एक विशेष प्रकार की गंध आती है, लेकिन उसकी दादी हमेशा साफ सुथरी और मनमोहक रहती थीं। वह अपने कपड़े हर दिन धोती थी, कभी भी एक ही कपड़े को लगातार 2 दिन तक नहीं पहनती थी। उस रात जू नेनियन अपनी दादी की बाहों में सोई रही, जबकि उसकी दादी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। जू नेनियन समझ सकती थी कि उसकी दादी के मन में कुछ चल रहा है। वह जानती थी कि वह शायद फिर से दादाजी के बारे में सोच रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। तारांकन। एक दिन की रेल यात्रा के बाद जू वेंतियन अंततः नानचेंग पहुंच गया। ट्रेन में चढ़ने से पहले वुलेन ने घर के फ़ोन से जिन नानदोन को फ़ोन करके उनके आगमन के समय की जानकारी दे दी थी, ताकि वह पहले से ही उन्हें लेने के लिए किसी की व्यवस्था कर सके। इसलिए जैसे ही वे ट्रेन से उतरे, कोई उनसे मिलने के लिए वहां मौजूद था। समूह एक कार में सवार होकर सीधे किंगशान गांव की ओर चल पड़ा। शू वेंतियन के दिल में चिंताएं थीं, उसे आशंका और डर दोनों महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वह घर के करीब आता जा रहा था, वह उतना ही अधिक डरपोक होता जा रहा था। वुलेन को समय समय पर यह कहते हुए सुनकर कि वे लगभग वहां पहुंच चुके हैं, जू वेंतियन का दिल तेजी से चिंतित हो गया। दूरी जितनी कम होती गई, उसे उतना ही अधिक डर लगने लगा कि उसकी बड़ी उम्मीदों के बावजूद वह व्यक्ति नहीं होगा जिसे वह ढूंढ रहा था। उसे और भी अधिक डर था कि इस व्यक्ति को खोजने पर वह पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी होगी। इससे पहले ट्रेन में जू वेंतियन वुलेन से जू नेनियन के परिवार के बारे में पूछता रहा। भले ही वुलेन की समझ सीमित थी और उसके उत्तर बहुत सटीक नहीं थे, फिर भी जू वेंतियन ने बड़ी रुचि से सुना। लेकिन अब जैसे जैसे वे किंगशान गांव के करीब आते गए, जू वेंतियन उतना ही चुप होता गया। इस समय जू नेनियन जू सिसी को कारखाने में ले जा रही थी ताकि वह उससे परिचित हो सके, और जू दो दो भी उनके पीछे चली गई। घर पर सभी लोग व्यस्त थे और बुजुर्ग महिला अकेली और ऊबी हुई थी, इसलिए वह एक छोटी टोकरी लेकर सब्जी खरीदने शहर चली गई। आधे रास्ते में उसने एक काली सेडान को प्रवेश द्वार से गांव में प्रवेश करते देखा। बुजुर्ग महिला ने इस सेडान कार को पहले भी देखा था, ऐसा लग रहा था कि यह वही कार है जिसे उनके दामाद चलाते थे। ये सोचकर कि उसका दामाद वापस आ गया है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपनी टोकरी पकड़े हुए बुजुर्ग महिला आश्चर्यजनक उत्साह के साथ दौड़ी। कार में बैठे वुलेन ने सबसे पहले उस बुजुर्ग महिला को दूर से अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं, क्या ये जू नेनियन की दादी नहीं थीं? जैसे ही वह जू वेंतियन को सचेत करने वाली थी, उसने अचानक उसकी आवाज़ सुनी, कार रोको, कार रोको। कार अभी पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी कि वह उत्साह से दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, और वुलेन ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, अंकल जू, धीरे चलो। धीमा? वह कैसे धीमा हो सकता है? जू वेंतियन इतना उत्साहित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पल अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करे। वह उसकी पत्नी थी। एक ही नज़र में जू वेंतियन ने उसे पहचान लिया। यद्यपि वह अब वृद्ध महिला बन चुकी थी और अब वह युवा सुंदरता नहीं रही थी जिसे वह याद करता था। जू वेंतियन ने उसे देखते ही पहचान लिया। जू वेंतियन ने किसी भी बात की परवाह किए बिना वुलेन का हाथ दूर धकेल दिया और अपनी छड़ी पर झुकते हुए बुजुर्ग महिला की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ा। आह आह आह!
शू वेंटियन उसका नाम पुकारना चाहता था, लेकिन उसकी खराब याददाश्त उसे याद करने से रोक रही थी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। उसका मुंह खुलता और बंद होता रहा तथा वह कमजोर चीखें निकालता रहा, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। बुजुर्ग महिला ने एक बूढ़े व्यक्ति को कार से उतरते और लड़खड़ाते हुए अपनी ओर आते देखा और वह सोच में पड़ गई कि यह व्यक्ति कौन है। उसे गिरते देख वह जल्दी से उसे संभालने के लिए उसके पास गई। पुराने साथी, क्या आप ठीक हैं? आपकी उम्र में आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी तेज दौड़ना ठीक नहीं है। क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, बुजुर्ग महिला ने उसे डांटना शुरू कर दिया। स्पष्ट रूप से उस बूढ़े व्यक्ति को नापसंद कर रही थी, जो अपनी वृद्धावस्था में इतनी जल्दबाजी में भागने और घातक गिरने का जोखिम उठाने की समझ नहीं रखता था। हालांकि उसकी डांटने वाली आवाज़ सुनकर जू वेंटियन के चेहरे पर लालसा और उत्तेजना का भाव प्रकट हुआ। उसने ऊपर देखा, उसका हाथ कांप रहा था जब उसने बुजुर्ग महिला के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वेंटियन, मैं वेंटियन हूँ। बुजुर्ग महिला एक क्षण के लिए उसके चेहरे को देखकर अचंभित रह गई, फिर उसने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया जो उसे पकड़े हुए था। वह कई कदम पीछे हट गई, लगभग गिर ही गई, लेकिन सौभाग्य से वुलेन को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वह समय पर उसे सहारा देने के लिए आ गई। आंटी, क्या आप ठीक हैं? वुलेन ने चिंतित होकर बुजुर्ग महिला की बात सुनी, ये देखते हुए कि वह कैसी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग महिला वास्तव में अंकल जू को जानती थी। हालांकि उस समय बुजुर्ग महिला का वुलेन के सवाल का जवाब देने का कोई मन नहीं था। उसने सदमे में जू वेंटियन को देखा और अपने कांपते हाथों को आगे बढ़ाया, जो हवा में लगातार हिल रहे थे, कई बार कांप रहे थे। उसके होंठ भी कांपने लगे, उसकी आंखें अविश्वास और आश्चर्य से भर गईं। ये कैसे संभव हो सकता है? यह आदमी उसका वेंटियन कैसे हो सकता है? उसका वेंटियन स्पष्टतः पहले ही मर चुका था। बुजुर्ग महिला अपना मुंह ढकने से खुद को नहीं रोक सकी। जू वेंटियन उसके सामने अपनी छड़ी पर झुके हुए कमर झुकाए खड़ा था। झुर्रियों से भरा उसका चेहरा आंसुओं से भर गया था और वह चलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके हाथ असहाय होकर हवा में उठे। वह उसका नाम पुकारना चाहता था, फिर भी वह नहीं जानता था कि वह क्या था। शक्तिहीनता की इस भावना ने जू वेंटियन को चिंतित और क्रोधित कर दिया। इससे भी अधिक दुख की बात यह थी कि यह उसकी पत्नी थी। ये वही पत्नी थी जिसे वह 30, लगभग 40 वर्षों से खोज रहा था, फिर भी वह उसका नाम तक नहीं पुकार सका। असहायता की इस गहरी भावना को शू वेंटियन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। वह अपना मुंह खोले रहा, आह आह पुकारता रहा, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं निकला। बुजुर्ग महिला ने अविश्वास में अपने होंठ ढक लिए और देखा कि जू वेंटियन कांपते हुए उसके पास आ रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, जैसे ही उसने ऊपर देखा, बुजुर्ग महिला ने उसे पहचान लिया कि वह उसका वेंटियन है। ये वही आदमी था जिसे वापस लाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? उसका वेंटियन स्पष्ट रूप से मर चुका था, उसने उसे अपने हाथों से दफना दिया था। उसके सामने यह आदमी उसका वेंटियन कैसे हो सकता है? बुजुर्ग महिला अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर इतनी हैरान हो गई कि वह प्रतिक्रिया देना ही भूल गई। हालांकि सभी संभावनाएं ये बता रही थीं कि जू वेंटियन संभवतः जीवित नहीं हो सकता। वास्तविकता ये थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में उसका आदमी था। यदि जू वेंटियन उसे पहली नज़र में पहचान सकता था, तो बुजुर्ग महिला जू वेंटियन को कैसे नहीं पहचान सकती थी? दशकों बाद आधी रात को आए उन सपनों में जो उसे आंसुओं से जगा देते थे, उसने उस दृश्य का सपना देखा जब उसकी मृत्यु हो गई थी और वह उसे गले लगाकर रो रही थी। उस समय दुख से इतनी व्यथित थी कि वह बुजुर्ग महिला कई बार उसकी मृत्यु के बाद भी उसके पीछे चलना चाहती थी, उसे तब तक अपने पास रखती जब तक कि उसका शव सड़ न जाए और बदबू न आने लगे, फिर भी वह उसे छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पाती थी। जब 2 या 3 दिनों से कुछ न खाने वाले बच्चों के भूखे चेहरों ने उसे जगाया, तभी उसने हिम्मत जुटाई और उसे दफना दिया। ये सब कुछ अकल्पनीय था। उसकी वेंटियन की बाहों में जीवन के सभी लक्षण स्पष्ट रूप से समाप्त हो चुके थे। ये कैसे संभव हो सकता है? हालांकि कोई भी असंभवता जू वेंटियन के लिए बुजुर्ग महिला की लालसा का सामना नहीं कर सकी। उसे अपनी छड़ी पर कांपते हुए अपनी ओर आते देख बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए और वह वुलेन को पीछे छोड़ते हुए उसकी ओर चलने के लिए संघर्ष करने लगी। 2 या 3 मीटर की दूरी पर स्थित दो बुजुर्ग व्यक्तियों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे एक दूसरे से प्रकाश वर्ष दूर हों। उन्होंने एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाए, उनकी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई थी। इससे पहले कि वे करीब पहुंच पाते, बुजुर्ग महिला ने अपने होंठ कांपते हुए उसे पुकारा, वेन। उसका मुंह काफी देर तक खुला रहा, लेकिन अंतिम शब्दांश तियान बाहर नहीं आया। वह अपने सामने खड़े शू वेंटियन को चकित भाव से देख रही थी, मानो कोई गूंगी हो जिसने बोलने की शक्ति खो दी हो। उसका मुंह खुला हुआ था और वह केवल एक ही शब्द बोल पा रही थी। उसका गला इतना रुंध गया था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वुलेन पहले ही चुपचाप कार में बैठ गई थी और एल्डमास्टर जिनके साथ चली गई थी। वेन, वेन,
बुजुर्ग महिला ने आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया और जुवेंतियन ने सिसकते और हंसते हुए अपने आंसू पोंछे और अपने सामने खड़े व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की। लेकिन दुख की बात यह थी कि आंसू उसके सामने झुकने को तैयार नहीं थे। जैसे ही उसने उन्हें पोंछा, वे फिर से बहने लगे, जिससे वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। लगभग 40 वर्षों से उसे न देख पाने के कारण शू वेंतियन अपनी आंखों में आंसू आने कैसे दे सकता था। यह उसकी पत्नी थी। कांपते हुए दोनों ने अंततः एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। बुजुर्ग महिला को जो आखिरी शब्द कहना था वह अंततः बोल ही गया, तियान वेंतियन। बुजुर्ग महिला जितनी भी मजबूत थी, वह अचानक अपने रोने पर नियंत्रण नहीं रख सकी। उसकी आवाज़ सिसकियों से भारी हो गई थी, मानो हर अतिरिक्त शब्द लोहे को निगलने जैसा लग रहा था, असाधारण रूप से कठिन। जू वेंतियन ने भी अपने होंठ खोले और आह आह कहते हुए उसका नाम पुकारना चाहा, लेकिन अंततः ऐसा करने में असफल रहा, जो दूसरे शब्द में बदल गया। उसने लगातार जवाब दिया, मैं वेंतियन हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बुजुर्ग महिला अचानक जोर से आह कहकर चिल्लाने लगी। उसकी सिसकती हुई आवाज़ मानो बाधित हो गई हो। वह हौंफ रही थी और घुट रही थी, मानो उसकी सांसें खत्म हो रही हों। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर जू वेंतियन जल्दी से उसके पास गया और उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन क्योंकि वह बहुत जल्दी चल रही थी, इसलिए छड़ी पर टिका उसका हाथ गलती से आगे की ओर मुड़ गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। जिस क्षण वह जमीन पर गिरा, शू वेंतियन की पहली प्रतिक्रिया थी कि उसने अपना सिर पीछे झुकाकर बुजुर्ग महिला को देखा। उसे डर था कि अगर उसने उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा तो वह गायब हो जाएगी। अंततः बुजुर्ग महिला को होश आया। वह 2 कदम आगे बढ़ी और उसके सामने घुटने टेकने के लिए संघर्ष करने लगी। उसके कांपते हाथ जू वेंतियन के चेहरे को सहला रहे थे। वेंटियन, तुम मेरे वेंटियन हो, बुजुर्ग महिला ने सिसकते हुए कहा, क्या तुम मुझे घर ले जाने आए हो? इस समय बुजुर्ग महिला वास्तविकता और सपनों के बीच अंतर नहीं कर पा रही थी। यदि यह एक सपना था तो उसे आशा थी कि वह कभी नहीं जागेगी, क्योंकि सपना बहुत यथार्थवादी था। वह उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकती थी, जबकि सपने में वह केवल दूर से जू वेंतियन को अपना नाम पुकारते हुए देख सकती थी। जब भी वह उसकी ओर दौड़ती, वह अचानक गायब हो जाता, उसकी आंखों के सामने टूटे हुए कांच में बदल जाता और पलक झपकते ही वह दृश्य उसकी मृत्यु के दृश्य में बदल जाता। जू वेंतियन ने उसे पकड़ लिया। वह भी रो रही थी और उसने अपना कांपता हुआ हाथ उसके चेहरे पर दबाया। मैं तुम्हारी वेंतियन हूँ। वह बूढ़ी हो गई थी और वह भी बूढ़ा हो गया था। उनकी यादों में वे अभी भी एक दूसरे की नज़रों में युवावस्था के सुंदर और खूबसूरत व्यक्तित्व थे, लेकिन अब दोनों की उम्र बढ़ चुकी थी। फिर भी उनका प्रेम अविरल उफनती रेत की तरह था, उथल पुथल भरा और भारी। जबकि जू वेंतियन अभी भी भावुक था, बुजुर्ग महिला ने अचानक उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। जू वेंतियन को थप्पड़ से अपने कान में झंझनाहट महसूस हुई, जो ये दर्शाता था कि बुजुर्ग महिला ने उसे कितनी जोर से मारा था। उसने असमंजस में अपना सिर उसकी ओर घुमाया तो देखा कि वह बुजुर्ग महिला और भी जोर से रो रही है। तुम्हें थप्पड़ मारने से मेरा हाथ दुख रहा है, यह कोई सपना नहीं है। इस क्षण जू वेंतियन को समझ नहीं आया कि वह हंसे या रोए। दोनों बुजुर्ग लोग एक दूसरे को गले लगाकर सड़क के बीचों बीच रो पड़े। बुजुर्ग महिला की आवाज़ बहुत ऊंची थी, तुम बूढ़े अमर, तुम आ गए, तुम आखिरकार आ गए। वह जोर से रोई। उसके आंसू और नाक का पानी जू वेंतियन पर फैल गया और उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। थोड़ी देर बाद जू वेंतियन और बुजुर्ग महिला ने अंततः अपना धैर्य वापस पा लिया। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद बुजुर्ग महिला को यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं था। लेकिन इस स्थिति को कैसे समझाया जाए? वह स्पष्टतः मृत था, है न? क्या ये संभव है कि इस संसार में सचमुच भूत प्रेत और आत्माएं हों? एल्डर मास्टर जिन कार में थे और ये देखकर कि बाहर दोनों काफ़ी शांत हो गए हैं, उन्होंने वुलेन से उन्हें कार में चढ़ाने में मदद करने के लिए कहा। वुलेन ने जवाब दिया और उन दोनों को ऊपर उठाने में मदद करने के इरादे से आगे बढ़ी। हालांकि बुजुर्ग महिला उससे भी तेजी से उठी और उसने जू वेंतियन को अपने पैरों पर खड़े होने में भी मदद की। क्या हो रहा है? बुजुर्ग महिला ने जू वेंतियन से पूछा। शू वेंतियन की धुंधली बूढ़ी आंखें उस बुजुर्ग महिला को ध्यान से देख रही थीं, मानो उसके चेहरे पर कोई फूल ढूंढने की कोशिश कर रही हो और वह अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रही थीं। बुजुर्ग महिला को इस तरह से देखे जाने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन ये याद करते हुए कि वह उसका आदमी था, वह शांत हो गई। फिर भी उसकी जबान पर कोई दया नहीं थी और उसने थूकते हुए कहा, तुम बूढ़े बदमाश हो, अपनी उम्र में भी किसी को ऐसे घूर रहे हो। वुलेन ने सोचा कि शायद वह कुछ देख रही है, क्योंकि उसने बुजुर्ग महिला के गालों पर लालिमा देखी। कहानी काफ़ी लंबी थी और निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जिसे किसी व्यस्त सड़क के बीच में खड़े होकर सुनाया जा सके। अंत में जू वेंतियन और बुजुर्ग महिला दोनों कार में बैठ गए, जिन नांदोंद गाड़ी चला रहे थे, और उन्हें घर ले जाया गया। बुजुर्ग महिला और जू वेंतियन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया।
कार से उतरते समय बुजुर्ग महिला सबसे पहले बाहर कूद गई, नीचे खड़ी हो गई और अपना हाथ जू वेंतियन की ओर बढ़ाते हुए बोली, तुम बूढ़े अमर, मैं तुम्हें बाहर खींच रही हूँ, सावधान रहना। जू वेंतियन के चेहरे पर मुस्कुराहट की और अधिक परतें उभर आईं जब उसने खुशी से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। ठीक है, मेरी मदद करो। वह अब भी उतनी ही स्पष्टवादी और सरल थी जितनी कि युवावस्था में थी। जू वेंतियन को अब लगा कि वह एक पल के लिए भी उसके चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा सकता। उसकी पत्नी, उसे अंततः अपनी पत्नी मिल गई थी। समय और वर्षों के बीतने के साथ उनका रूप बदल गया, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनका प्यार कम नहीं हुआ। भले ही वह अब भी एक जोड़े के रूप में उनके बीच की सभी यादें याद नहीं कर पा रहा था, फिर भी वह उससे बहुत प्यार करता था। वह कार के बाहर खड़ी थी और अपनी जवानी के सुखद आकर्षण के साथ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। एल्डर मास्टर जिन ने देखा कि जू वेंतियन कितनी खुशी से मुस्कुरा रहा था और उसके लिए खुश महसूस किया। हालांकि दोनों बुजुर्गों ने कार में बैठने के बाद एक भी शब्द नहीं बोला था, लेकिन वह जानता था कि यह वही पत्नी है जिसे उसका करीबी दोस्त दशकों से ढूंढ रहा था। अब इन दोनों को अकेला छोड़ने का समय आ गया था। इसलिए जब जू वेंतियन कार से बाहर निकल गए तो एल्डर मास्टर जिन ने जिन नांदोन को वापस गाड़ी चलाने का निर्देश दिया। जू वेंतियन ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण काम था। दरवाजे पर खड़े कई लोगों ने उन्हें देखा और उत्सुकता से अंदर झांकने लगे, लेकिन किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार दादी की दुर्जेय प्रतिष्ठा सभी को ज्ञात थी। कोई भी व्यक्ति डांट फटकार के डर से या इससे भी बदतर अपनी नौकरी खोने के डर से भीड़ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन नहीं जानता था कि वह अब बिग बॉस की दादी बन चुकी हैं। इसके अलावा दादी के गुस्से को देखते हुए भले ही वह बड़े मालिक की दादी न हो, फिर भी ग्रामीण उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसके जैसा साहसी कौन हो सकता है। वह रसोई का चाकू लहरा सकती थी और थोड़ी सी भी उत्तेजना पर किसी को काट सकती थी। आत्मसंरक्षण की भावना रखने वाला कोई भी व्यक्ति उसके साथ खिलवाड़ करने का साहस नहीं करेगा। इसलिए हालांकि लोगों में जिज्ञासा थी, फिर भी उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की और ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, तथा वे सामान्य रूप से अपना काम करते रहे। हालांकि दादी काफी शांत थीं। वह उसका आदमी था, तो क्या हुआ अगर वह उसे घर ले आए। लेकिन अब दादी को जू वेंतियन से पूछने के लिए और भी महत्वपूर्ण बातें थीं। अब तक दादी को यह विचार भूल चुका था कि जू वेंतियन उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए नरक से बाहर आया है। यह विचार बहुत विचित्र था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि शू वेंतियन का निधन हो चुका था। जब वह उसे मिली तो वह अभी भी हौंफ रहा था। कोई बात नहीं, दादी किसी और को जू वेंतियन समझने की भूल तो नहीं कर सकती थी, है न? उसका चेहरा नहीं बदला था। उसे याद आया कि शू वेंतियन को बुखार था और वह क्लिनिक गया था। वह कभी वापस नहीं लौटा और चिंतित गाओ ली होंग जू वेंतियन की तलाश में निकल पड़े। उसने शू वेंतियन को पहाड़ी पर पड़ा हुआ पाया और उसे उठाने के लिए दौड़ी। उस समय जू वेंतियन के पास सांस लेने के लिए बहुत कम समय बचा था। उसने उसे पकड़ लिया और वह कुछ नहीं बोला, बस अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अपनी चिंता में उसने उसका नाम पुकारा और उसकी बाहों में लेटे हुए शू वेंतियन को धीरे धीरे मरने में कई मिनट लग गए। दिल टूट जाने के कारण गाओ ली होंग ने उसे पकड़ लिया और काफी देर तक रोती रही। वह उससे तब भी चिपकी रही जब उसका शरीर सड़ने लगा और वह उसे छोड़ पाने में असमर्थ थी। यदि उसके बच्चे उसे ढूंढने नहीं आते तो वह भी उसके पीछे पीछे मर जाती। यदि दादी को जू वेंतियन की मृत्यु के बारे में निश्चितता नहीं थी तो वह इतने वर्षों तक उसकी तलाश किए बिना कैसे रह सकी। उसकी समाधि का पत्थर अभी भी खड़ा था और निश्चित रूप से उसकी बाहों में सड़ती हुई लाश नकली नहीं हो सकती थी। फिर भी अब उसका पति चमत्कारिक रूप से उसके सामने जीवित और स्वस्थ प्रकट हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी याददाश्त में कोई खराबी थी? गाओ लिहोंग पूरी तरह से हैरान था। घर के अंदर पहुंचते ही दादी ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। जू वेंतियन की निगाहें बिना पलक झपकाए उस पर टिकी हुई थीं और गाओ लिहोंग अपने होंठ भींचे हुए ये भी नहीं जानती थी कि कहाँ से पूछना शुरू करे। जबकि जू वेंतियन उसे खाली आंखों से देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ देर सोचने के बाद गाओ लिहोंग ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और पूछा, अरे मूर्ख, मुझे बताओ कि आखिर हो क्या रहा है? तुम कैसे वापस जिंदा हो गईं? क्या तुम्हें मरना नहीं चाहिए था? जैसे ही उसने कहा, गाओ लिहोंग की आवाज़ उसके गले में अटक गई। जब वह मर गया था उस समय को याद करते हुए वह इतनी दुखी हुई थी कि वह उसके साथ मरना चाहती थी और यह बात उसे आज भी पीड़ा देती है। अब जबकि वह जीवित प्रतीत हो रहा था, स्वाभाविक रूप से वह किसी और की तुलना में अधिक खुश थी। लेकिन अगर वह मरा नहीं था तो इतने सालों तक वह कहाँ था? वह व्यक्ति कौन था जो उसकी बाहों में मर गया था और जिसे उसने दफनाया था? इसके अलावा अगर वह जीवित था तो उसे ढूंढने के लिए वापस क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे नई पत्नी मिल गई हो? गाओ लिहोंग को हमेशा से पता था कि जू वेंतियन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।
वह गांव से बिल्कुल भी नहीं था, यह महज संयोग था कि उसका उपनाम जू था। वह एक निर्वासित युवक था जिसे इस क्षेत्र में भेजा गया था। ये वह थी जिसने उस पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं और सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रही थी। वह लगातार उसका पीछा करती रही और उसे जबरदस्ती ले गई। जब वह इस संभावना पर विचार कर रही थी कि वह विवाहित हो सकता है, तो गाओ लिहोन निराशा से भर गई। हालांकि वह कितनी भी निराश क्यों न हो, उसने उसे जू वेंतियन का सामना करने से नहीं रोका। यदि उसे सचमुच कोई नया साथी मिल गया होता तो वह चाकू लेकर उसे काट डालती। उसके पति को मृत्यु के बाद भी किसी और का होने की अनुमति नहीं थी। जू वेंतियन से कई बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर दादी का चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने अपने हाथ कमर पर रख लिए। जू वेंतियन, मुझे जवाब दो, क्या तुम्हें कोई और मिल गया है? यहाँ तक कि उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने के बावजूद शू वेंतियन अभी भी उससे प्यार करता था। कैसा अद्भुत है! यह एक बहुत ही स्पष्ट अभिव्यक्ति है जो सपनों और यादों से अलग है। वह न केवल उसकी भावनाओं को महसूस कर सकता था बल्कि उसे छू भी सकता था। इसलिए शू वेंतियन ने वास्तव में उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह बस उसे कसकर पकड़ना चाहता था। आगे बढ़कर उसने दादी को अपनी ओर खींचा, उनके अब ढीले पड़ चुके हाथ को सहलाया और कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे जो गिर नहीं रहे थे। यद्यपि उनकी आंखों में आंसू थे, फिर भी उनके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान छिपी नहीं रह सकी। अंततः उसे पा लेना कितना अद्भुत था। उसने सोचा था कि वह उसे इस जीवन में फिर कभी नहीं देख पाएगा। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर उस पर मेहरबान था। अपने शेष वर्षों में वह उस पत्नी को पा सका जिसकी उसे 30 वर्षों से चाह थी। कैसा अद्भुत है! लेकिन दादी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, उनका दिल उथल पुथल था। यदि वह अपने मन से प्रश्न नहीं निकाल पाती तो वह बैठकर शांति से उसके 7 वर्षों की लालसा के बारे में बात नहीं कर पाती। ये देखकर कि वह अभी भी जवाब नहीं दे रहा है, गाओ लिहोन क्रोधित हो गया, आगे बढ़ा और उसके कान को जोर से मरोड़ते हुए चिल्लाया, जू वेंतियन, क्या तुम मुझे जवाब दोगे या नहीं? आपकी चुप्पी का क्या मतलब है? क्या इन वर्षों में आपको सचमुच कोई और मिल गया है? क्या इसीलिए तुम हमें ढूंढने कभी वापस नहीं आए? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना दुखी थी, ये सोचकर कि तुम मर गए हो? मैं लगभग आपका पीछा कर रहा था। तुम बूढ़े निकम्मे जिंदा हो और हमें ढूंढने कभी वापस नहीं आओगे। गाओ लिहोन द्वारा उसका कान मरोड़ दिए जाने के बाद जू वेंतियन अंततः वास्तविकता में वापस आ गई। उसकी बातें सुनकर जू वेंतियन को अपनी छाती में भारी घुटन महसूस हुई। हाँ, इतने दशकों में वह कभी भी उनके साथ नहीं रहे। एक महिला होने के बावजूद उन्होंने अकेले ही 3 बच्चों का पालन पोषण कैसे किया? उस कठिन समय में महिलाओं को अक्सर धमकाया जाता था और उन्हें 3 बच्चों को भी साथ लेकर चलना पड़ता था। ये सोचकर जू वेंतियन को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। उसके गुस्से और पीड़ा भरे भाव को देखकर जू वेंतियन ने जल्दी से कहा, नहीं, कोई और नहीं है, केवल तुम हो। शुरू से अंत तक केवल वही थी। वहाँ कोई और कहाँ हो सकता है? ये सुनकर कि वहाँ कोई और नहीं है, गाओ लिहोन का दिल अंततः थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। लेकिन फिर भी वह बहुत दुखी थी। अगर कोई और नहीं है तो इतने सालों में तुम हमें ढूंढने क्यों नहीं आए? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? जब वह बोल रही थी, गाओ लिहोन का गला भर आया। वह बहुत सारी शिकायतें व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन उस चेहरे को देखने पर जिसे वह दशकों से याद करती थी, वह सब एक वाक्य में व्यक्त हो गई। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको कितना याद किया है? इस समय बुजुर्ग महिला अपनी युवा अवस्था में लौट आए और शू वेंतियन को देखते ही अपनी सारी शिकायतें उगल देना चाहती थी। वह भी उसके सामने नखरेबाजी से पेश आना चाहती थी। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया है। जू वेंतियन का गला भी भर आया। इतने वर्षों तक वह दिन रात उसके लिए तरसता रहा। अफसोस की बात है कि उसकी स्मृति में केवल उसका चेहरा ही याद था, लेकिन उसका नाम या कोई भी विवरण याद नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह केवल पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक खोजता हुआ घूम सकता था। फिर भी अपनी याददाश्त खो देने के कारण जब तक वह उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेता, वह उसे ढूंढ नहीं पाता। अगर तुम मुझे याद कर रहे थे तो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? बुढ़िया यही बात बार बार दोहराती रही। दोनों बूढ़े लोग एक दूसरे पर निर्भर थे, माथे एक दूसरे से सटे हुए थे और साथ साथ रो रहे थे। अब घर पर बाहरी लोगों के बिना बूढ़ी महिला बेतहाशा रो रही थी। जू वेंतियन ने सुना, उसका दिल दुख रहा था और उसने अनाड़ीपन से उसकी पीठ थपथपाए। वह काफी देर तक रोती रही, फिर रुकी। जू वेंतियन अपने आंसू पोंछना चाहती थी, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। उसके होंठ कांप रहे थे। यह मत सोचो कि कुछ आंसू तुम्हें इससे बाहर निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, इतने सालों तक तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? और वह व्यक्ति कौन था जो मेरे सामने मर गया? वह व्यक्ति जो मर गया? शू वेंतियन ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम्हें लगा कि मैं मर गया हूं? वरना, बूढ़ी औरत ने चिढ़कर कहा, उस समय तुम्हें बुखार था और मैं तीसरी लड़की के साथ था।
तुमने कहा था कि तुम अकेले ही क्लिनिक जाओगे, लेकिन एक बार चले जाने के बाद तुम कभी वापस नहीं आए। मैंने तुम्हें देखे बिना बहुत देर तक प्रतीक्षा की, इसलिए मैं बच्चों को लेकर तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में अचानक मैंने तुम्हें पहाड़ी पर लेटे हुए देखा। मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी से आया। तुम्हारे चेहरे पर खून लगा था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पहचान सकता था, ये तुम ही थे। चूंकि शू वेंतियन अब उसके सामने जीवित खड़ा था, इसलिए जो आदमी उस समय उसकी बाहों में मर गया था, वह स्पष्ट रूप से वह नहीं था। वह व्यक्ति कौन था? उसका चेहरा जू वेंतियन जैसा क्यों था? फिर भी इन बातों के बारे में बात करते हुए जू वेंतियन पूरी तरह से अनभिज्ञ था, क्योंकि वह अपनी याददाश्त खो चुका था। जब वह फिर से जागा तो वह पहले ही राजधानी में पहुंच चुका था। उसके पिता अभी भी वहां जीवित थे और उनका दावा था कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है और वापस ले आए हैं। उस समय गाओ लिहोंग की बातें सुनकर जू वेंटियन पूरी तरह से दंग रह गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को याद करने में उसे कुछ समय लगा। जू वेनपिंग, उसका जुड़वां भाई। उनकी स्मृति खंडित हो चुकी थी और यहाँ तक कि ओल्ड मास्टर जिन के साथ उनके घनिष्ठ संबंध भी राजधानी लौटने के बाद जुड़ गए, क्योंकि ओल्ड मास्टर जिन उनके साथ रहे और धीरे धीरे अपने बचपन की यादें ताज़ा कीं। इसलिए अपने जुड़वां भाई जू वेंटियन को भी कोई याद नहीं था। उसे केवल इतना पता था कि उसका एक जुड़वा भाई है। हालांकि जब वह उठा तो वह जुड़वां भाई बहुत पहले ही गायब हो चुका था। चूंकि उस समय उन्हें जुड़वां भाई होने की कोई याद नहीं थी, इसलिए इसका उल्लेख उनके बूढ़े मालिक ने तभी किया जब उनका निधन हो गया। गाओ लिहोंग की कहानी सुनकर जू वेंटियन को संदेह हुआ कि यह उसका भाई था जो उसे राजधानी वापस लाने आया था। उन दोनों के बीच अवश्य ही कुछ हुआ होगा, जिसके कारण उसे चोट लगी और बाद में उसकी याददाश्त चली गई। और जिसे गाओ लिहोंग ने पाया वह उसका जुड़वां भाई था, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह मर चुका है। इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने वर्षों तक जीवित है और वह उसे खोजने कभी नहीं आई। पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद शू वेंटियन ने गाओ लिहोंग को बिस्तर के पास बैठाया और धीरे धीरे उसे वह सब कुछ बताया जो उसे याद था। जू वेंटियन बहुत धीरे धीरे बोल रहा था। ये बात गाओ लिहोंग को पहले से अच्छी तरह पता थी, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक उसके खत्म होने का इंतजार किया। पूरी कहानी सुनने के बाद गाओ लिहोंग हैरान रह गया। तो ऐसा हो सकता है उसने वास्तव में किसी और को ही गलती से अपना दोस्त समझ लिया हो। वह कहने ही वाली थी कि उससे गलती कैसे हो सकती है, तभी उसे अचानक यह एहसास हुआ कि जब उसने जू वेंटियन को पाया था तो उसके कपड़े वास्तव में अलग थे। चूंकि शू वेंटियन को ग्रामीण इलाकों में भेजा गया था, इसलिए वह लगभग हमेशा नीली जैकेट पहनता था। लेकिन जब उसने पाया कि जू वेंटियन ने काले रंग का जोंगशान सूट पहना हुआ था। हालांकि उस समय दुख से अभिभूत होने के कारण जू वेंटियन की मृत्यु के सदमे में डूबे हुए गाओ लिहोंग ने कभी नहीं सोचा कि मृतक जू वेंटियन नहीं था। ये जानते हुए कि शू वेंटियन हमेशा से ही उसकी तलाश में था, केवल इसलिए कि उसने अपनी याददाश्त खो दी थी, वह उसकी जानकारी याद नहीं रख सका और इस तरह इतने वर्षों तक उसे नहीं ढूंढ पाया। गाओ लिहोंग को अंततः इतना दुख नहीं हुआ। सौभाग्यवश ये बूढ़ा आदमी जानबूझकर उससे बच नहीं रहा था। लेकिन जू वेंटियन अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे जिक्विन के रूप में ग्रामीण इलाकों में भेजा गया था। इस पुराने मामले को केवल परिवार के मुखिया ही जानते थे, जिन्होंने कभी भी इस मुद्दे को उनके सामने नहीं उठाया था। यदि आज गाओ लिहोंग का उल्लेख न होता तो जू वेंटियन एक जिक्विन के रूप में अपने अतीत से अनजान रह जाता। चूंकि शू वेंटियन को अभी भी गाओ लिहोंग के साथ बिताया गया समय बहुत कम याद था, इसलिए उसने बूढ़े कुलपति से इसके बारे में पूछा था। कुलपति ने उससे झूठ बोला था कि वह कुछ समय के लिए घर से भाग गया था और उन्हें नहीं पता कि वह कहाँ गया है। कुलपति ने हाल ही में अपने बेटे को खोया था और उम्मीद कर रहे थे कि शू वेंटियन उस महिला से शादी करेंगे जिसे उन्होंने अपने लिए चुना था, इसलिए उन्होंने शू वेंटियन को जिक्विन के रूप में अपने कार्यकाल के बारे में नहीं बताने का फैसला किया। यदि शू वेंटियन को पहले से पता होता कि वह जिक्विन कब से हैं, तो क्या वह इतने साल बर्बाद कर देते? इस बात का रिकॉर्ड अवश्य रहा होगा कि उसे कहाँ भेजा गया था। यदि उसे पता होता तो वह उत्तर के लिए सीधे इन लोगों के पास जाता। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि अपनी पत्नी और बच्चे से अलग रहने के उनके दशकों के पीछे मुख्य दोषी उनके अपने जैविक पिता थे। एक पल के लिए जू वेंटियन को समझ नहीं आया कि क्या करे। बूढ़ा कुलपति भी उलझन में था, लेकिन कुलपति पहले से ही धरती के नीचे दफन थे। भले ही जू वेंटियन उन्हें दोषी ठहराना चाहते थे, लेकिन कोई भी नहीं मिला। सच्चाई जानकर जू वेंटियन क्रोधित हो गया। गाओ लिहोंग भी उतना ही क्रोधित था। जू वेंटियन का हाथ हटाते हुए बूढ़ी महिला ने कपड़े का एक टुकड़ा निकाला। जू वेंटियन के सामने ही उसने तुरंत एक छोटी सी आकृति सिल दी। इस पर उसने 5 बड़े अक्षर लिखे, जू वेंटियन के पिता, और कढ़ाई की सुइयों की एक पंक्ति लेकर गुड़िया के सिर में चुभो दिया। गंजे कपड़े का सिर कढ़ाई की सुइयों से भरा हुआ था, एक ऐसा दृश्य जो वास्तव में डरावना था। जू वेंटियन पहले तो स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि गाओ लिहोंग क्या कर रहा है। उसकी अगली हरकतें देखकर जू वेंटियन खुद को रोने और हंसने से नहीं रोक सका।
वह अब भी वैसी ही थी जैसी जवानी में थी, उग्र स्वभाव वाली। वृद्ध होने पर भी उसका स्वभाव नहीं बदला था। उसने अनुमान लगाया कि यदि बूढ़ा मुखिया अभी भी जीवित होता तो वह संभवतः अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके पास छड़ी लेकर जाती। सच्चाई जानने के बाद शू वेंतियन भी वास्तव में बूढ़े कुलपति के कार्यों से नाराज था। यदि वह ऐसा न करते तो वह इतने वर्षों तक अपनी पत्नी और बच्चे से अलग कैसे रह पाते। उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष गायब ही रहे। जू वेंतियन को नाराजगी क्यों नहीं हुई, भले ही वह नाराजगी उसके जैविक पिता के प्रति ही क्यों न रही हो। गाओ लिहोंग ने कढ़ाई की सभी सुइयां पुतले में घुसा दी और फिर उसके सिर के चारों ओर एक धागा बांध दिया। उसने कपड़े की गुड़िया को खिड़की की चिमनी के पास लटका दिया और कहा, कालिक से उसका गला घोंट दिया जाए ताकि वह पाताल लोक में भी चैन से न रह सके। जू वेंतियन जानता था कि वह दिल से गुस्से में है, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। इन मामलों को सुलझाने के बाद दोनों ने अपनी गहरी भावनाओं को साझा करना शुरू कर दिया। जू वेंतियन ने पूछा कि वह इन वर्षों में कैसी रही है, और गाओ लिहोंग, जो हमेशा बुरी खबरों के बजाय अच्छी खबरें साझा करना पसंद करते थे, ने जू वेंतियन को उन कठिनाइयों के बारे में नहीं बताया जो उन्होंने सहन की थी, केवल इतना कहा कि सब कुछ ठीक था। इतनी बातें करने के बाद जू वेंतियन ने अंततः अपने तीनों बच्चों के बारे में पूछा। बूढ़ी महिला जू वेंतियन से अपने 3 बच्चों के बारे में बात करने में हिचकिचा रही थी। सबसे बड़ी बेटी तो कुछ खास नहीं हुई, लेकिन उसने एक अच्छी लड़की को जन्म दिया है, उसने कहा। जब बात उसकी प्यारी पोती की आई तो वृद्ध महिला बहुत उत्साहित हो गई। मैं आपको बताता हूँ, हमारी सबसे बड़ी पोती बहुत आकर्षक है। वह बिल्कुल आपकी तरह दिखती है जब आप छोटी थी। वह वही है जिसे मैं प्यार करता हूँ। हमारे सभी बच्चों में से वह एकमात्र ऐसी बच्ची है जो सबसे अधिक आकर्षक निकली है। जहाँ तक दूसरे की बात है, उसने भी कुछ खास हासिल नहीं किया है। जू अहोन का जिक्र करते हुए गाओ लिहोन का स्वर तिरस्कार से भरा था। लेकिन कम से कम वह एक अच्छी लड़की का पिता तो है, भले ही वह थोड़ी काली है। वह कुछ हद तक आपसे मिलती जुलती है, लेकिन उसमें आपका आचरण पूरी तरह से नहीं है। उस लड़की ने स्पष्ट रूप से अपने पिता की तरह व्यवहार किया, आपके अच्छे गुणों को खो दिया, बस स्पष्ट रूप से आकर्षक नहीं है। फिर हमारा सान्या है। जू सान्या का जिक्र करते हुए गाओ लिहोन बेहद व्यथित दिखे। जब आप चले गए तब वह अभी भी छोटी थी और उसे आपके जैसा दिखने का मौका नहीं मिला था। वह मुझसे मिलती जुलती भी नहीं है, बस बिल्कुल गलत निकली, लेकिन अब वह ठीक है। कस्बे में एक शिक्षक से उसकी शादी हो गई है, गाओ लिहोन ने दुख जताया। ये सुनकर कि सान्या को बड़ा होकर उसके जैसा दिखने का मौका नहीं मिला, शू वेंतियन रोने और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। वास्तव में यही शब्द थे जो वह कहती थी। बूढ़ी महिला ने जू वेंतियन के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया। इस बीच दूसरी ओर शू नेनियन और शू अहोन ने अन्य लोगों के साथ अफवाहें सुनी कि बूढ़ी महिला एक बूढ़े आदमी को घर में ले आई है और उन्हें हाथ पकड़े हुए भी देखा गया। वे चिंतित हो गए और जल्दी से वहां पहुंचे। जू अहोन और जू नेनियन दंग रह गए, लेकिन जू नेनियन ठीक थी क्योंकि आखिरकार वह भविष्य से आई थी और काफी खुले विचारों वाली थी। उसने सोचा कि यदि वृद्ध महिला को सचमुच अपने जीवन के अंतिम वर्षों के लिए कोई साथी मिल गया है तो यह एक अच्छा विकल्प है। जू नेनियन उसके शरीर का मूल मेजबान नहीं था, इसलिए उसे अपने दादा के प्रति ज्यादा लगाव नहीं था, जिनके साथ उसने कभी बातचीत नहीं की थी। इसके अलावा वह आदमी मर चुका था और अगर उसकी दादी एक नया साथी ढूंढना चाहती थी तो वह इसका पूरा समर्थन करती थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी बुढ़िया की भावनाएं। अगर उसकी दादी को सचमुच यह नया आदमी पसंद आता तो वह उसके रास्ते में नहीं आती। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उस बूढ़ी महिला को अपने दादाजी की याद आ रही थी, तो वह इतनी जल्दी एक नए बूढ़े आदमी को कैसे ढूंढ सकती थी। इस स्थिति में कुछ बात उसे ठीक नहीं लगी। लेकिन जू एरहोन के लिए यह एक अलग कहानी थी। क्या वह नहीं जानता था कि उसकी माँ किस प्रकार की व्यक्ति थी। पूरे दिन वह उसे यही बात कहकर परेशान करती रही कि वह अपने पिता जितना अच्छा नहीं है, वह पूरी तरह से गलत दिशा में बढ़ गया है। और जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता तो वह बूढ़ी औरत उदास होकर आंगन में बैठ जाती और अपने मृत पति को याद करती रहती। अब अचानक एक नए बूढ़े आदमी के साथ संबंध बनाना बहुत अविश्वसनीय लग रहा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब से उनके बेबी नियान ने एक फैक्ट्री शुरू की है और वह एक बड़ा बॉस बन गया है, कुछ लोग उनके घर को निशाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोचकर जू अहोन जू नेनियन से भी अधिक चिंतित हो गया। जल्दी से जू नेनियन और जू सिसी को पकड़कर घर की ओर भागा। सौभाग्यवश उनका घर फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर ही था, इसलिए ये ज्यादा दूर नहीं था। जब वे तीनों घर पहुंचे तो जू एरहोन जल्दबाजी में दरवाजा खोलने के लिए ऊपर गया। हे भगवान, इस धक्का से उसने गलती से उसे लॉक कर दिया था। जू एरहोन ने तुरंत अपना आपा खो दिया। अरे, ये बूढ़ा आदमी कितना कमीना है। बेहतर होगा कि उसने अपनी माँ को यहाँ कुछ बुरा करने के लिए धोखा न दिया हो। ये सोचकर जू अहोन ने अचानक अपने माथे पर हाथ मारा। वह किस बात की चिंता कर रहा था। वे दो बूढ़े लोग थे, वे क्या कर सकते थे।
यह एहसास होने पर जू अहोंग थोड़ा शांत हो गया, लेकिन वह फिर भी अधीरता से दरवाज़ा पीटता रहा। माँ, बाहर आओ और मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। जू अहोंग को इतना उन्मत्त देखकर जू नैनियन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चाचा, घबराओ मत, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तमाशा मत करो। जू नैनियन की बात सुनकर जो राहगीर बाहर निकले थे उन्होंने तुरंत अपना सिर बाहर निकाल लिया। आखिरकार शू नैनियन का परिवार ही उनकी आजीविका थी, वे एक क्षण की जिज्ञासा के कारण अपनी नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसलिए जिन विक्रेताओं ने फैक्ट्री गेट पर अपनी दुकानें लगाई थीं, वे जल्दी से अपना सामान समेटकर चले गए। यह आ रहा है, आत्मा को वापस बुला रहा है। बूढ़ी औरत ने अपने मूर्ख बेटे की आवाज़ सुनकर घृणा से थूक दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, जू अहोंग ने तुरंत अपना सिर अंदर डाला। माँ, वह धोखेबाज बूढ़ा कहाँ है? जू अहोंग के बात करने के असभ्य तरीके ने जू नैनियन को असहाय होकर अपना माथा पीटने पर मजबूर कर दिया। जू सिसी भी सिहर उठी, उसके पिता कब इतने साहसी हो गए कि अपनी माँ के सामने इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकें। ये तो बस मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए उन्होंने एक एक करके जू एरहोंग की आस्तीन खींची। जू एरहोंग अधीर था, ये सोचकर कि कोई बूढ़ा आदमी उसकी माँ को धोखा दे रहा है। वह क्रोधित हो रहा था, उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसने कहा, तुम दोनों लड़कियां बात करना बंद करो। उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। माँ, जल्दी बताओ, वह बूढ़ा मूर्ख कहाँ है? वह वास्तव में जीना नहीं चाहता, उसने मेरी माँ शू अहोंग की माँ को धोखा देने का साहस किया। तुम बस मुझे बताओ और मैं एक चाकू ले जाऊंगा और उसे मार डालूंगा। जू अहोंग की बातें सुनकर बूढ़ी महिला तुरंत समझ गई। उसने अनुमान लगाया कि उसके पति की वापसी की खबर उसके मूर्ख बेटे के कानों तक पहुंच गई होगी। उसकी इतनी गंभीरता से बात सुनकर बूढ़ी महिला की भौहें ऊपर उठ गईं। क्या वह सचमुच अपने पिता को मारना चाहता था? कुटिल होना एक बात थी, लेकिन इतना दुस्साहसी होना उस बूढ़ी औरत को स्वीकार्य नहीं था। वह उसका आदमी था। उसने अपने हाथ की एक झपट्टा मारकर झाड़ू उठाया और उसे जू अहोंग के सिर पर दे मारा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मूर्ख हो, बकवास करते हो, पुराने और अमर से तुम्हारा क्या मतलब है? वह तुम्हारे पिता हैं। जू अहोंग हर साल अपने पिता की कब्र पर जाता था। बूढ़ी महिला की बातें सुनकर उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। इस अविश्वसनीय वृद्ध व्यक्ति ने शीघ्र ही अपनी मां के स्नेह को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही जू अहोंग ने एक हाथ से बूढ़ी महिला की झाड़ू को रोकने की कोशिश की, उसने कहा, माँ, कृपया मेरे लिए सौतेला पिता मत ढूंढिए, हर कोई कहता है कि सौतेले पिता गलत काम करते हैं। बूढ़ी महिला जू अहोंग की मूर्खता पर बहुत हंसी से लोटपोट हो गई। अगर वह सचमुच उसके लिए सौतेला पिता ढूंढना चाहती तो क्या वह इतनी देर तक इंतजार करती? बूढ़ी महिला को अपने बेटे को मारते समय खुद को रोकना नहीं आता था, जबकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। जब जू एरहोंग भाग रहा था तो बूढ़ी महिला झाड़ू लेकर उसका पीछा कर रही थी। आंगन में मुर्गियां डर के मारे भाग रही थीं और चिल्ला रही थीं। जू नैनियन और जू सिसी ने जू अहोंग को पीटते हुए और साथ ही उसे जोर से निगलते हुए देखा। जू सिसी ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? बहन नैनियन, मेरे पिताजी मौत के मुंह में जा रहे हैं और दादी उन्हें पीट पीट कर मार डालने वाली हैं। जू नैनियन को गुस्सा भी आया और खुशी भी। जैसे ही वह लड़ाई को रोकने के लिए जू सिसी को अपने साथ ले जाने वाली थी, उसने अचानक एक बहुत ही दयालु आवाज़ सुनी। आप नैनियन और सिसी होंगे, है ना? हो। जू नैनियन और जू सिसी ने एक साथ अपने सिर आवाज़ के स्रोत की ओर घुमाए। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति असाधारण वेशभूषा में कमरे से बाहर निकल रहा था। जू नैनियन और जू सिसी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। क्या ये वही साथी था जो उनकी दादी को मिला था? वह आश्चर्यजनक रूप से सभ्य लग रहा था। जू नैनियन ने मन ही मन सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसकी दादी को आकर्षित करने में कामयाब हो गया। लेकिन किसी तरह यह अजीब लगा, ये बुजुर्ग व्यक्ति इतनी विनम्रता से बोल रहा था, ये परेशान करने वाला था। वह उनका कोई नहीं था। भले ही बाद में वह उनके सौतेले दादा बन जाते, फिर भी इतनी गर्मजोशी और दयालुता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे अधिक करने से कुछ हद तक बनावटीपन महसूस हुआ। हालांकि जू नैनियन को उसके बारे में कोई दिखावा नहीं पता चला। ऐसा लग रहा था जैसे वे सचमुच उसकी अपनी पोतियां हों। जू नैनियन और जू सिसी ने एक साथ अपनी भौहें सिकोड़ीं। आखिरकार जू नैनियन एक वयस्क व्यक्ति था। यद्यपि उसे स्थिति को संबोधित करना कठिन लगा, फिर भी उसने बहुत विनम्रता से कहा, शुभ दिन वृद्ध सज्जन। ये देखकर कि जू नैनियन ने उनका अभिवादन किया है, जू सिसी ने भी उनका अभिवादन किया। नमस्ते वृद्ध सज्जन। जू वेंतियन ने अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को स्नेह से देखा। उनसे मिलने से पहले ही गाओ लिहोंग ने जू वेंतियन को अपनी दो पोतियों के बारे में बता दिया था। उन्होंने विशेष रूप से दो पोतियों का वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित किया था, जबकि उन्होंने केवल 3 बच्चों का उल्लेख किया था। इसलिए उनसे मिलते ही जू वेंतियन को तुरंत पता चल गया कि ये दोनों उसकी पोतियां हैं। वह ये भी पहचान सकता था कि कौन जू नैनियन है और कौन जू सिसी। आखिरकार एक बहुत गोरी थी और दूसरी बहुत काली।
इसके अलावा जू नैनियन की युवावस्था में जू वेंतियन से काफ़ी समानता थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा था कि वह अपनी सबसे बड़ी पोती की सबसे अधिक परवाह करती हैं। वह हमेशा से ही अपने बच्चे के रूप रंग की आलोचना करती रही थी, जो उसके व्यक्तित्व के अनुकूल था। आपको नैनियन होना चाहिए, जू वेंतियन ने जू नैनियन से स्नेहपूर्वक कहा। जू नैनियन आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपनी बाहें उठाईं। मैं हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके और मेरी दादी के बीच क्या रिश्ता है? उसने आगे बात जारी नहीं रखी। यह उसकी पोती थी। जू वेंतियन की नज़रें जू नैनियन और जू सिसी पर प्यार भरी कोमलता से घूम गईं, और वह मुस्कुराया, उन्हें इशारा करते हुए कहा, लड़कियों, यहाँ आओ और दादाजी को तुम्हें अच्छी तरह देखने दो। जू नैनियन और जू सिसी के चेहरे पर अचानक प्रश्न चिन्ह उभर आए। वह इतनी जल्दी ही खुद को दादा कहने लगा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी दादी और इस वृद्ध सज्जन ने पहले ही एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वादा कर लिया हो? जू सिसी ने लगभग अचानक ही कह दिया, रॉक ऑन, सौतेले दादाजी। जू नैनियन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। बूढ़े आदमी के शब्द वास्तव में बिना किसी संकोच के थे। सौदा अभी तक पक्का भी नहीं हुआ था और वह पहले से ही उसके और जू सिसी के दादा होने का दावा कर रहा था। फिर भी शू नैनियन को अपने सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति के प्रति नापसंदगी महसूस करना मुश्किल लगा। उसने उसे बहुत दयालुता का एहसास दिया और उससे भी आगे उसके प्रति एक अवर्णनीय निकटता का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच उनके दादा हों। जू नैनियन ने जू वेंतियन की बात का खंडन नहीं किया। चाहे वह उनका दादा हो या नहीं, उन्हें अभी भी बूढ़ी महिला का रवैया देखना था। यदि बूढ़ी महिला वास्तव में अपने बुढ़ापे के लिए एक साथी ढूंढना चाहती थी, तो दादाजी की उपाधि वास्तव में जू नैनियन को इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन बूढ़ी औरत ने अभी तक कोई रुख नहीं बताया था। फिर भी जिस उग्रता से वह वृद्ध महिला अपने दूसरे चाचा का पीछा कर रही थी, उसे देखते हुए संभवतः यह अधिक समय तक नहीं चलेगा। इस प्रकार जू नैनियन मुस्कुराए और विनम्रता से कहा, कृपया बैठिए, बुजुर्ग सज्जन। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे चाचा का किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। ये सोचकर कि उसके सामने खड़ा बुजुर्ग व्यक्ति शायद उसका भावी सौतेला दादा हो सकता है, और बाहर अपने पिता की सुअर वध जैसी चीखें सुनकर जू सिसी ने कर्तव्यनिष्ठा से पुकारा, नमस्ते दादाजी, और आज्ञाकारी 90 डिग्री का झुककर प्रणाम किया। जू नैनियन अवाक रह गए। उद्धरण चिन्ह दादाजी शब्द सुनकर जू वेंतियन रोमांचित हो गया। उसने कहा और कांपते हुए यथासंभव स्थिर रहने की कोशिश की, प्रिय प्रिय। हालांकि शू वेंतियन शांत दिखना चाहते थे, लेकिन अपनी पोतियों को उन्हें दादाजी कहते हुए सुनने की खुशी को दबाया नहीं जा सका। उत्साह बहुत अधिक था और उसकी आंखें तुरंत ही भावुक हो गईं। जू नैनियन ने देखा कि जू वेंतियन कितना उत्तेजित था और उसने उसे आश्चर्य से देखा। जैसे ही जू नैनियन को अजीब लगा, दरवाजे से बूढ़ी महिला और जू अहोन की आवाज़ें आईं। जू नैनियन और जू सिसी ने तुरंत अपना सिर घुमाकर बाहर देखा। उन्होंने देखा कि बूढ़ी महिला जू अहोन को कान पकड़कर जबरदस्ती घर के अंदर खींच रही है। घसीटते हुए उसने श्राप दिया, अरे बेऔलाद बेटे, अंदर आकर अपने पिता से तुरंत माफ़ी मांग, चाहे वह कोई भी बूढ़ा या ठग हो। ये तुम्हारा पिता है, तुम्हारा अपना पिता। अरे माँ, माँ, बूढ़ी माँ, मेरी प्यारी माँ, कृपया थोड़ा नर्म रहें। शू एरहोन, जो उस बूढ़ी महिला से 1.5 सिर लंबा था, को झुकना पड़ा क्योंकि उस बूढ़ी महिला ने उसका कान पकड़ लिया था। बूढ़ी महिला द्वारा इस तरह घसीटे जाने से शू अहोन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अंदर और बाहर दोनों जगह अपना सारा सम्मान खो दिया हो। सौभाग्य से अब दरवाजे पर कोई नहीं था, अन्यथा यदि मजदूरों ने यह देखा होता तो क्या वह अभी भी ठीक से नेतृत्व कर पाता। बूढ़ी महिला ने जू अहोन को कमरे में खींच लिया और जैसे ही वे अंदर गए, उसने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। जू नैनियन ने बूढ़ी महिला की बात पर ध्यान दिया और अपने मन में एक असंभव उत्तर का अनुमान लगाया। उसने अवचेतन रूप से जू वेंतियन की ओर देखा। क्या ये हो सकता है कि यह बूढ़ा आदमी सचमुच उसका अपना दादा हो? नहीं, उसके दादाजी तो पहले ही मर चुके थे, है न? क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? बूढ़ी महिला को नया साथी मिलने की तुलना में जू नैनियन वास्तव में यह मानना पसंद करती थी कि उसके सामने खड़ा ये बूढ़ा व्यक्ति उनका असली दादा था। आखिरकार उस वृद्ध महिला का अपने दादा के प्रति स्नेह जैद अंगूठी को दिए गए महत्व से देखा जा सकता था। इस समय वह नया साथी कैसे ढूंढ सकती है? यदि ऐसा होता तो दशकों पहले जब वह छोटी थी, तब उसने तलाश शुरू कर दी होती। अब जब वह आधी उम्र में कब्र में है, तो वह नए साथी की तलाश कैसे कर सकती है? दूसरी ओर जू अहोन को बूढ़ी महिला द्वारा जमीन पर पटक दिए जाने पर विशेष रूप से शर्म महसूस हुई। उनकी भतीजी और बेटी अभी भी वहीं थीं। परिवार के 2 छोटे सदस्यों के सामने जू एरहोन की आंखों में आंसू आ गए। ये सब इस शापित बूढ़े आदमी का दोष था। उसने अपनी आंखों में भयंकर चमक के साथ ऊपर देखा और जू वेंतियन पर चिल्लाया, मुझे माफ़ करना, मैं गलत था, मुझे तुम्हें बुरा ठग नहीं कहना चाहिए था। जू अहोन ने सतह पर तो ये कहा, लेकिन अपने दिल में वह चुपचाप जू वेंतियन को कोस रहा था।
हम मरे हुए ठग, बूढ़े ठग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी चालें इतनी शक्तिशाली होंगी। तुमने न केवल मेरी बूढ़ी माँ का दिल जीत लिया, बल्कि एक अजनबी के लिए उसे अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जू वेंतियन पहले तो चौंक गए और फिर हंसने लगे। यह अवश्य ही उसका शरारती दूसरा बेटा होगा। रक्त वास्तव में एक अजीब चीज़ है। हालांकि वे दशकों से एक साथ नहीं रह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जू हॉन को देखा तो उन्हें कोई अजनबीपन महसूस नहीं हुआ। उसे गुस्से से घूरते हुए देखकर जू वेंतियन ने स्नेह से मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। बेटा, पिताजी वापस आ गए हैं। ये सुनकर जू नेनियन इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि उसकी अंतर्ज्ञान कितनी सटीक थी। अगले ही पल जू सिसी ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए जू हॉन की ओर इशारा किया, अविश्वास से, बेटा। बेटा। अभी कुछ क्षण पहले जू इरहोंग स्वयं अपने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति द्वारा बेटा कहे जाने पर अचंभित हो गया था, और अगले ही पल अपनी ही काली कोयला गेंद को अपनी ओर इशारा करते हुए और उसे बेटा कहते हुए देखकर जू इरहोंग का चेहरा हरा हो गया। जू नेनियन ने हंसते हुए पफिट कहा, सौभाग्य से उसने समय रहते अपना मुंह ढक लिया। गाओ लिहोंग ने अपने बेटे का काला चेहरा देखा और तुरंत समझ गई कि उसके मूर्ख बेटे को अभी भी समझ नहीं आया है। जू नेनियन ने जू वेंतियन की ओर देखा और प्यार से पुकारा, दादाजी। हालांकि जू नेनियन को अभी भी बहुत सी बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन वर्तमान स्थिति ने यह लगभग निश्चित कर दिया कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में उसका अपना दादा था। बूढ़ी महिला और जू वेंतियन दोनों चौंक गए और फिर एक साथ जू नेनियन की ओर देखने लगे। जू नेनियन ने प्यारी सी पलकें झपकाईं और जू हॉन्ग ने तुरंत गुस्से से कहा, नेनियन, किसी को भी लापरवाही से फ़ोन मत करो। जू नेनियन ने प्रसन्न होकर जू इरहोंग को उठने में मदद की और बूढ़ी महिला से कहा, दादी, आइए हम बैठकर इस बारे में धीरे धीरे बात करें। अन्यथा उसके चाचा प्रशांत महासागर तक पागल हो सकते हैं। बूढ़ी महिला ने आह भरी और जू सिसी से कहा, ज़ियाओहेई, जाओ और दरवाज़ा बंद करो। मैं आप सबको ये बात ठीक से समझा दूंगा। ज़ियाओहेई जू सिसी। जू हॉन्ग अभी भी परेशान था, ये सोचकर कि एक बूढ़े आदमी के अचानक आगमन ने उसकी मां को मोहित कर दिया था। वह समझाने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता था, लेकिन जू नेनियन ने उसकी आस्तीन खींच ली। जू हॉन्ग ने तुरंत हैरान होकर जू नेनियन की ओर देखा। जू नेनियन ने आह भरी और फुसफुसाया, वरना दादी तुम्हें बाद में फिर से मार सकती हैं। उन शब्दों को सुनकर जू हॉन्ग को तुरंत अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। अरे नहीं, उसने लगभग फिर से गड़बड़ कर दी थी। उसकी माँ उसे मारने से पीछे नहीं हटी। परिवार मुख्य कमरे में इकट्ठा हुआ और बूढ़ी महिला ने जू हॉन्ग से संक्षेप में कहा, यह आपके अपने पिता हैं जो आपको इस दुनिया में लाए हैं। हालांकि शू नेनियन ने सोचा कि यह काफी सीधा था। शू इरहोंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उन्होंने अविश्वास से कहा, माँ, आप वास्तव में इतनी जल्दी सद्गुण से भटक गईं। जू नेनियन और जू सिसी। मन ही मन मोमबत्ती जलाना। आज एक अद्यतन जू हॉन्ग ने ये शब्द कहे, जैसी कि उम्मीद थी उन्हें तुरंत बूढ़ी महिला के गुस्से का सामना करना पड़ा। गाओ लिहोंग की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। जू हॉन्ग के शब्दों की धृष्टता से उनकी सांसें अटक गईं। पास में रखी एक झाड़ू को उसने बिना किसी शिष्टाचार के झुलाया और उसे जू इरहोंग के कंधे पर गिरा दिया। उसे मारते हुए उसने ये भी श्राप दिया, मैंने तुम्हारे जैसे निकम्मे पुत्र को कैसे जन्म दिया। वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे असली पिता, जो मरे नहीं हैं। उसे लगा कि उसने सचमुच एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो अत्यंत मंदबुद्धि है। वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। क्या उसके शब्द पर्याप्त स्पष्ट नहीं थे? सोचिए, उसने तो उस पर अनैतिक होने का भी आरोप लगाया था। ओह, ये तो बहुत ज्यादा था। उसके दिल में एक टीसी महसूस हुई। ये सच था, ऐसा लगता था कि यह बेटा केवल उसे परेशान करने के लिए ही पैदा हुआ था। बदसूरत होना एक बात थी, लेकिन दिमाग न होना दूसरी बात थी, बिल्कुल बेकार। गाओ लिहोंग इस अपगही चीज को अपनी संतान के रूप में भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। जू नेनियन और जू सिसी ने देखा कि जू हॉन्ग को पीटा जा रहा है और वह दर्द से इधर उधर कूद रही है, इसलिए वे जल्दी से उस बूढ़ी महिला को रोकने के लिए दौड़े। जू नेनियन ने असहाय किंतु प्रसन्नतापूर्वक कहा, दादी, इतना परेशान मत होइए, मेरे दूसरे चाचा अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख सकते। जू हॉन्ग को जवाब देने का भी समय मिला, माँ, मैं गलत था। दूसरी ओर जू वेंतियन अपने शरारती बेटे को गाओ लिहोंग द्वारा पिटते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। ये दृश्य सभी को बहुत परिचित था। उनकी याद में इस शरारती बच्चे को हमेशा गाओ लिहोंग द्वारा पीछा किया जाता था और पीटा जाता था। जब वह छोटा बच्चा था तब से ही ऐसा ही था। जब पिटे हुए जू हॉन्ग ने अपना सिर घुमाया और जू वेंतियन को मुस्कुराते हुए देखा तो उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। इस मृत बूढ़े आदमी को, इस धोखेबाज को, वास्तव में उसे पिटते हुए देखने में आनंद आता था। क्या वह कम से कम दिखावा करना तो नहीं जानता? वह सोचता है कि चूंकि उसने अपनी बूढ़ी औरत को मोहित कर लिया है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है ना? उसने बूढ़ी महिला से झाड़ू छीन ली और उसे घुमाकर जू वेंतियन की ओर कर दिया।
उसकी ओर इशारा करते हुए वह जोर से चिल्लाया, माँ, इस मृत बूढ़े को देखो। तुमने देखा कि जब तुमने मुझे हराया तो वह कितना खुश हुआ। वह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं करने की सोच रहा है। वह ये सोच रहा है कि बेबी नियान अब कैसे पैसा कमा रहा है और वह आपको ठगना चाहता है। इसीलिए वह आपके साथ देर से प्यार का खेल खेल रहा है। माँ, मैं आपको बता दूं, आप इस तरह के लोगों के झांसे में नहीं आ सकती। जू हॉन जितना अधिक बोलता गया वह उतना ही अधिक उत्साहित होता गया। ये सोचकर कि उसके शब्द अत्यंत उचित थे, उसने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। जू नैनियन द्वारा पकड़ी गई बूढ़ी महिला इस मूर्ख बेटे को छोड़ने ही वाली थी कि उसके शब्दों को सुनने के अगले ही पल उसे तुरंत दिल का दौरा पड़ने जैसा दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी छाती पकड़ ली और सांस लेने के लिए हौंफने लगी। जू एरहोन, तुम निकम्मे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वह तुम्हारा वह पिता है जो मरा नहीं है। क्या तुम समझ नहीं सकते? बार बार पुराना धोखा कहते रहने से किसी दिन बिजली गिरेगी तुम पर, निकम्मे आदमी। जू वेंटियन ने गाओ लिहोन को बेहद परेशान देखा और जल्दी से बूढ़ी महिला का समर्थन करने के लिए उसके पास गया। वह बचपन से ही ऐसा ही रहा है, इसे दिल पर मत लो। जू वेंटियन के इस वाक्य से ही बूढ़ी महिला तुरंत शांत हो गई। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, यह सच है, इसके अलावा वह बदसूरत है। चलो इस बेटे को अस्वीकार कर दें। जू हॉन, जो बूढ़ी महिला की मार से घबराकर इधर उधर उछल रहा था, जू वेंटियन को जवाब देने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया। रुको, उसने क्या कहा? जब से वह छोटा था तब से हमेशा ऐसा ही। कौन है ये? जू नैनियन और जू सिसी जू वेंटियन के शब्दों पर इतनी आसानी से शांत हो जाने के लिए बूढ़ी महिला की प्रशंसा करते हुए जल्दी से जू हॉन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जू नैनियन ने कहा, दूसरे चाचा, ये हमारे जैविक दादा हैं। जिद्दी मत बनो और दादी की बात ठीक से सुनो। जू सिसी भी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि क्या ये सचमुच उनके दादा थे या नहीं। वह अचानक बोली, पिताजी, एक सच्चा आदमी जानता है कि कब अपना सिर झुकाना है। अगर दादी कहती हैं कि वह हमारे असली पिता हैं तो वह हैं। सौभाग्यवश हंगामा ज्यादा देर तक नहीं चला। दौरा पड़ने के बाद जू हॉन जू वेंटियन के सामने बैठ गया। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। बूढ़ी महिला और जू वेंटियन एक बेंच पर बैठ गए। सच्चाई ये थी कि बूढ़ी महिला वास्तव में अपने बेटे से परेशान नहीं होना चाहती थी। अंततः एक नाजुक क्षण में अपने पति से मिलने के बाद उसने कुछ भी बताने की योजना नहीं बनाई थी। यदि दोनों पोतियों की उपस्थिति न होती तो संभवतः उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के शू हॉन को बाहर निकाल दिया होता। जू एरहोंग अभी भी सदमे में था। यह उसका जैविक पिता है जो मरा नहीं है। सौभाग्य से जू वेंटियन धैर्यवान था और उसने जू हॉन की हरकतों को दिल पर नहीं लिया। बेशक इसका मुख्य कारण ये था कि उन्होंने कई वर्षों तक अपने बच्चों की उपेक्षा की थी और उन्हें दोष देने की कोई इच्छा नहीं थी। परिवार एक साथ व्यवस्थित ढंग से बैठा था। जू नैनियन, जू सिसी और जू हॉन बूढ़ी महिला और जू वेंटियन के बिल्कुल सामने बैठे थे, जबकि जू दो उनके पीछे पीछे बड़ी बड़ी मासूम आंखों से घूर रहा था। वृद्ध महिला ने पूरी कहानी और घटनाक्रम स्पष्ट किया। पूरी कहानी समझने के बाद जू नैनियन उसके लिए दुख महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वे लगभग 40 वर्षों से चूक गए थे। ये कहना आसान है, लेकिन इसे जीना बिल्कुल भी सरल नहीं था। वह बूढ़ी महिला और जू वेंटियन के बीच गहरा स्नेह देख सकती थी। यदि यह वास्तविक न होता तो दशकों के अलगाव के बावजूद उनके बीच इतना मजबूत बंधन नहीं बना रहता। यदि यह कहानी शू नैनियन को पिछले जन्म की बताई गई होती या जिन यू से मिलने से पहले की शू नैनियन को बताई गई होती तो शू नैनियन निश्चित रूप से इस पर आहें भरती। केवल इसलिए कि उसके पास कोई था जिसे वह प्यार करती थी। उसे यह समझ में आया कि दशकों तक किसी प्रियजन से अलग रहने के लिए मजबूर होना कितना दुखद होता है। वे दशक जीवन के सर्वश्रेष्ठ दशक थे, फिर भी दो लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते थे उन्हें अलग होना पड़ा। ये सुनकर जू नैनियन की आंखें खट्टी हो गईं। पता चला कि उस उग्र वृद्ध महिला का अतीत बहुत कड़वा था। जबकि जू नैनियन भावुक महसूस कर रहे थे, कोई और सदमे की स्थिति में था। वह जू एरहोंग था। बूढ़ी महिला की सारी बातें सुनने के बाद जू एरहोंग का आश्चर्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसने अविश्वास से शू वेंटियन को देखा और सोचा, ये वास्तव में मेरे जीवित पिता हैं। हे भगवान! ये सोचते हुए कि कैसे उसने अभी अभी बूढ़ा ठग और सरासर झूठा जैसे शब्द कहे थे, जू एरहोंग ने आसमान की ओर देखा। ठीक उसी समय आकाश काले बादलों से घिर गया और अचानक गड़गड़ाहट की आवाज हुई। एक क्षण में एक चौंके हुए पक्षी की तरह जू एरहोंग ने जल्दी से अपना सिर पकड़ लिया और मेज के नीचे झुक गया और जोर से चिल्लाया, मुझे मत मारो। जू नैनियन, ये शर्मनाक दूसरा चाचा। जू सिसी, ये शर्मनाक पिता। गाओ लिहोंग, यह अपमानजनक पारिवारिक निराशा। केवल जू वेंटियन के चेहरे पर मुस्कान थी। वह धीरे से मेज के नीचे बैठ गया, धीरे से जू एरहोंग के कंधे पर थपथपाया और कहा, बेटा, सब ठीक है, उठो। जू एरहोंग ने उसकी ओर देखा और जू वेंटियन ने उसे एक सौम्य मुस्कान दी। ये उसके पिता थे, उसके जीवित पिता।
जू वेंटियन उस समय चले गए थे जब जुआहोंग अभी युवा थे और उनके पास उनकी कोई यादें नहीं थीं। इसलिए भले ही वह जानता था कि शू वेंटियन उसके जैविक पिता हैं, सदमे के अलावा उसे ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे अचानक अपने बूढ़े पिता को अपने आसपास पाकर अजीब लगा। लेकिन शू वेंटियन के लिए यह अलग बात थी, जो स्पष्ट रूप से जानता था कि यह उसका बेटा था। उसका बेटा अपनी प्यारी पत्नी के साथ, उनका बेटा जिसे वे दशकों से याद करते आ रहे थे। वह पहले ही उन्हें बहुत निराश कर चुका था और अपने शेष जीवन में वह बस उन्हें अपने पूरे प्यार से घेरना चाहता था। जू वेंटियन की आंखें इतने स्नेह से भरी थीं कि जुआहोंग स्तब्ध होकर, शर्मिंदा महसूस करते हुए मेज के नीचे से रेंगकर बाहर आ गया। बिजली की एक ही गड़गड़ाहट ने उसे डराकर मेज के नीचे छुपने पर मजबूर कर दिया और शू एरहोन को विशेष रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अवचेतन रूप से जू नैनियन और जू सिसी की ओर देखा। जू नैनियन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसे घटना का पता ही नहीं चला। लेकिन जू सिसी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, पिताजी आप बहुत शर्मनाक हैं, एक बड़ा आदमी बिजली से डरता है। देखो, यहाँ तक कि दो दो भी नहीं डरा। जू दो दो को उसकी बहन ने पुकारा। उसने गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए कहा, दो दो डरता नहीं है, पिताजी काय हैं। जुआहोंग अंततः परिवार मामले को स्पष्ट करने में कामयाब रहा और जुआहोंग ने अनिच्छा से सच्चाई स्वीकार कर ली। यदि बूढ़ी महिला को सचमुच कोई नया साथी मिल गया होता तो जुआहोंग के पास आपत्ति करने का कारण होता। लेकिन ये तो उसका असली पिता था, वह आपत्ति करने कहाँ जा सकता था। इसके अलावा उसके पास ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं था। सबसे अधिक उसे बिजली से डर लगता था। जब बूढ़ी महिला और जुआहोंग फिर से मिले तो दोनों बुजुर्गों के पास बात करने के लिए अभी भी अनगिनत विषय थे। इसलिए जू नैनियन, जू सिसी और जुआहोंग सभी बहुत ही विचारशीलता से टहलने के लिए बाहर चले गए। बूढ़ी औरत और जू वेंटियन को घर पर छोड़कर, उन्हें दो लोगों के लिए अपनी एक अलग दुनिया देने के लिए। लेकिन जैसे ही तीनों सड़क के कोने पर पहुंचे, उन्हें अचानक कुछ याद आया। ऐसा लग रहा था कि वे शू दो दो को अपने साथ ले जाना भूल गए थे। भूले हुए जू दो दो ने जू वेंटियन और बूढ़ी महिला को दयनीय दृष्टि से देखा। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और बूढ़ी महिला से कहा, दादी मुझे गले लगाओ। बूढ़ी औरत ने उसे घूर कर देखा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वह भाग गया, शू दो दो ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने फिर से घूर कर सोचा कि यह अपनी भलाई के प्रति अंधा बेटा अपने बच्चे को साथ ले जाना भूलकर कैसे जा सकता है। क्या वह ये नहीं देख सकता था कि वह उसके पिता के पास पहुंचने वाली थी? बूढ़ी महिला इतनी चिढ़ गई थी कि वह जुआहोंग से नाराज हो गई थी। जू वेंटियन ने मुस्कुराते हुए जू दो दो को उठाया और प्यार से उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा। आखिरकार यह उनका पोता था। दूसरी ओर जू नैनियन, जुआहोंग और जू सिसी और अन्य लोग चौराहे पर कुछ सेकंड के लिए रुके। जू नैनियन ने पूछा, अंकल ए, क्या हमें जाकर दो दो को बाहर ले जाना चाहिए? शू दो दो को पीछे छोड़ने और दादा दादी को अपना स्नेह व्यक्त करने से रोकने के विचार से ही जुआहोंग कांप उठा। उसने अनुमान लगाया कि जब वह वापस आएगा तो उसकी बूढ़ी माँ उसे फिर से झाड़ू से मारेगी और बच्चे को भूल जाने के लिए डांटेगी। आखिरकार उसकी बूढ़ी माँ के पास उसे पीटने का हमेशा कोई न कोई बहाना होता था और वह कभी भी इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि खंडन करने का उसका प्रयास उसकी स्थिति को और अधिक दयनीय बना देता था। एक पल सोचने के बाद जुआहोंग ने बहुत शांति से कहा, ये ठीक है, दो दो अभी भी छोटा है, उसे वहीं रहने दो और अपने दादा के साथ घुलने मिलने दो। जू नैनियन जुआहोंग के सिकुड़े हुए व्यवहार पर हंसने और रोने से खुद को नहीं रोक सका। जू सिसी ने कहा, पिताजी आपको दादी की मार से डर लगता है ना? अपनी ही बेटी द्वारा उजागर किए जाने पर जुआहोंग ने तुरंत हैं के साथ जवाब दिया, तुम छोटी विद्रोही हो, तुम इतनी अपमानजनक क्यों हो? हमेशा अपने पिता की दुखती रग पर चोट करते रहना, अज्ञानता का नाटक करने से क्या नुकसान होगा? उनकी अभिव्यक्ति आत्मधार्मिकता से भरी थी। इन शब्दों पर जू नैनियन और जू सिसी ने एक साथ आकाश की ओर देखा। ऐसे बूढ़े पिता जैसे चाचा का होना सचमुच शर्मनाक था। जू एरहोंग किसी भी गलत काम से पूरी तरह अनजान रहे, बल्कि खुद से ही खुश नजर आए। दूसरी तरफ जू वेंटियन जू दो दो को पकड़े हुए कुछ देर तक खेलता रहा, जब तक कि जू दो दो सो नहीं गया और फिर दोनों बुजुर्ग एक साथ बैठकर धीरे धीरे अतीत के बारे में याद करने लगे। जब तक उसने अपनी प्रिय पत्नी को खोजने के अवसर के बारे में नहीं सोचा, तब तक जू वेंटियन को एक महत्वपूर्ण बात याद नहीं आई। जैद अंगूठी ओल्ड जिन के स्थान पर मिली थी। उस समय ओल्ड जिन के पोते की पत्नी ने कहा था कि जैद उंगली की अंगूठी उसकी दादी की ओर से एक उपहार थी। यदि उसकी दादी उसकी प्रिय पत्नी थी तो इसका मतलब था कि बूढ़े जिन के पोते की पत्नी उसकी पोती थी। चूंकि उनकी केवल 2 पोतियां थीं और गाओ लीहोंग ने उनके बारे में जो कुछ बताया था, उसे देखते हुए बूढ़े जिन की बहू उनकी बड़ी पोती जू नैनियन ही होनी चाहिए। उनकी पोती की शादी हो गई थी, जिसमें वे शामिल नहीं हो सके थे।
जू वेंतियन को इस बात का बहुत अफसोस हुआ। हालांकि जिन परिवार के उस लड़के से विवाह करना एक अच्छी बात थी, क्या वह ओल्ड जिन के चरित्र से परिचित नहीं था? उन्होंने जो वंशज उत्पन्न किए वे सभी उत्कृष्ट थे। इसके अलावा जिन परिवार में सबसे होनहार युवा जिन रुयांग और जिन यू थे। तो पोते की पत्नी, जिसके बारे में बूढ़ा जिन महान पाक कौशल का बखान कर रहा था, निस्संदेह उसकी पोती ही होगी। ये सोचकर शू वेंतियन को गर्व महसूस हुआ, आखिरकार वह उसकी पोती थी। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि बूढ़ी जिन उसके सामने किस तरह शेखी बघारती रहेगी, चाहे वह कितनी भी सफल क्यों न हो, वह अभी भी उसकी खून पसीने की पोती थी। जब बात उसकी अपनी पोती की आई तो उस बूढ़ी महिला के पास उसकी प्रशंसा करने के लिए अनगिनत गीत थे। उसने शू वेंतियन को बताया कि शू नैनियन द्वारा शुरू की गई फैक्ट्री ने पूरे गांव की ज़रूरतों को पूरा किया है। अब जब वह बाहर जाती थी तो सभी उसका सम्मान करते थे। यहाँ आने से पहले जू वेंतियन ने इस घर के बगल में एक बड़ी फैक्ट्री की इमारत देखी थी। वह अपनी पत्नी से मिलने में इतना व्यस्त था कि उसे इन बातों की परवाह ही नहीं थी। अब बूढ़ी महिला की बातें सुनने के बाद जू वेंतियन ने उत्सुकता से पूछा, वह बाहर वाली फैक्ट्री हमारी पोती द्वारा बनाई गई है? शू वेंतियन के चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति बूढ़ी महिला को काफ़ी संतोषजनक लगी, जिसने गर्व से सिर हिलाया। वास्तव में हमारी पोती के अलावा और कौन गांव में कारखाना बनाने की क्षमता रख सकता है? मैं आपको बता दूं, हमारी पोती जो खाना बनाती है वह बहुत स्वादिष्ट होता है। बाद में मैं बड़ी पोती के माध्यम से आपको फैक्ट्री का दौरा करवाऊंगा ताकि आप देख सकें कि उनका उद्यम कितना बड़ा हो गया है। गाओ लिहोंग के गर्व भरे भाव को देखकर जू वेंटियन ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसका हाथ थपथपाया। आपने जिन बच्चों का पालन पोषण किया है वे सभी अच्छे हैं। जू वेंटियन का आशय ये था कि उसका कोई भी बच्चा सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि वृद्ध महिला उनकी टिप्पणी से काफ़ी नाखुश थी। यह एक जैसा नहीं है। हमारे उन तीनों बच्चों में से कोई भी अच्छा नहीं है। इसे वे एक पीढ़ी को छोड़ देना कहते हैं। अंततः ऐसा इसलिए है क्योंकि तीनों बच्चे बेकार हैं, उन्हें हमारी कोई भी ताकत विरासत में नहीं मिली है। शायद ये पिछले जन्म में किए गए किसी गलत काम के कारण है, जिसके कारण अच्छे माता पिता के घर जन्म लेना भी बेकार है। ये बड़बड़ाना बिल्कुल उसकी शैली में था। उसने अपने बच्चों के जन्म लेते ही उनमें दोष ढूंढना शुरू कर दिया था। जू वेंटियन ने उसे खुश किया। बच्चे गौण महत्व के थे, उनकी पत्नी की खुशी ही महत्वपूर्ण थी। अब शू वेंटियन का पूरा दिल गाओ लिहोंग से जुड़ गया था और उसके साथ फिर से जुड़ने के बाद वह अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ अपनी अनुपस्थिति की भरपाई करना चाहता था। उसकी एकमात्र इच्छा उसके साथ एक शांतिपूर्ण बुढ़ापा बिताना था। जब तक वह खुश थी तब तक कुछ भी स्वीकार्य था। उसकी तेजतर्रार युवा पत्नी बुढ़ापे में भी बहुत प्यारी थी, उसके सामने एक बच्चे की तरह व्यवहार करती थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि इतने वर्षों तक जो महिला उनके सामने एक बच्चे की तरह थी, वह उनकी अनुपस्थिति में उनके घर का भार उठाती रही। हालांकि बूढ़ी महिला ने जू वेंटियन जितना नहीं सोचा। आखिरकार जीवन तो इसी में जीना है। यह यात्रा आवश्यक है, लेकिन अब जब वे पीछे छूट गई है तो वह केवल वर्तमान का आनंद लेना चाहती है। इतने लंबे समय के बाद पुनः मिले दोनों बुजुर्गों के पास बात करने के लिए अनगिनत विषय थे, साझा करने के लिए ढेर सारी कहानियां थीं तथा याद करने के लिए अनगिनत यादें थीं। जू वेंटियन ने गाओ लिहोंग को उसके बिना उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण और छोटी घटनाओं के बारे में बात करते हुए सुना। जब वे बातें कर रहे थे, गाओ लिहोंग जू वेंटियन के ऊपर झुक गया और उसकी बाहों में सो गया। वह अभी भी उसकी कमर से चिपकी हुई थी और बच्चों की तरह बुदबुदा रही थी, तुम अब भाग नहीं सकते। उस एक वाक्य ने शू वेंटियन के शांत हुए दिल को एक बार फिर से पीड़ा पहुंचा दी। कांपते हाथों से उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। अब नहीं, इस जीवन में बहुत कम समय बचा है, वह उसे फिर कभी नहीं खोएगा। जू वेंटियन बूढ़ी महिला के साथ फिर से मिल गया था और स्वाभाविक रूप से जू दावेई के परिवार और जू सान्या को वापस बुलाना चाहता था। दुर्भाग्यवश जू सान्या के पति अपनी बेटी को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के इनाम के रूप में खेलने के लिए पड़ोसी शहर ले गए थे। हालांकि जू दावेई, जू सान्या, यान क्विहुआ और अन्य सभी आए। जू परिवार के सभी सदस्य मुख्य हॉल में बड़े करीने से बैठे थे और बूढ़ी महिला ने सभी बच्चों के सामने जू वेंटियन की पहचान की घोषणा की। ये सुनकर कि जू वेंटियन वास्तव में मरा नहीं था, जू सान्या और जू दावेई हैरान रह गए और सोचने लगे कि उस कब्र में कौन दफन है। बुढ़िया ने कुछ ही शब्दों में सारी बात समझा दी। अपने अन्य दो बच्चों को देखकर शू वेंटियन को अवर्णनीय पीड़ा महसूस हुई। उसकी नज़र जू दावेई पर पड़ी। जब वह घर में दाखिल हुआ तो जू वेंटियन ने जानबूझकर उस पर कई बार नज़र डाली और पाया कि वह लंगड़ा रहा था। यह उसका पहला बच्चा था, तो जू वेंटियन को दुख क्यों नहीं होगा। गाओ लिहोंग ने बताया कि अब वे बहुत संपन्न हो गए हैं। यदि पैसा कोई मुद्दा नहीं था तो इसका मतलब था कि पैर की समस्या को केवल पैसे से हल नहीं किया जा सकता था। शायद उपचार के लिए सबसे अच्छा समय पहले ही बीत चुका था। अचानक पिता के प्रकट होने से जू दावेई और जू सान्या को काफ़ी असहज महसूस हुआ।
खासकर इसलिए क्योंकि वे दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे और जू वेंतियन प्रभावशाली कपड़े पहने हुए थे जो स्पष्ट रूप से एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। यद्यपि वह उनके जैविक पिता थे, फिर भी जू सान्या और जू दावेई बहुत संयमित थे। उन दोनों की चिंता और संयम को देखकर शू वेंतियन का दिल और भी दुख गया, क्योंकि ये उसके बच्चे थे, फिर भी वे उसकी उपस्थिति में इतनी घबराहट और बाधा महसूस कर रहे थे। बूढ़ी महिला ने भी जू दावेई और जू सान्या की बेचैनी को देखा और खुद भी असहज महसूस किया। इस दुनिया में बच्चे अपने पिता को देखकर हीन भावना कहाँ महसूस करेंगे। ये सब उस बूढ़े आदमी की गलती थी। बूढ़ी महिला ने शायद ही कभी जू वेंतियन पर नाराजगी जताई, भले ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। सौभाग्यवश तनाव और बेचैनी ज्यादा देर तक नहीं रही। शायद ये जू वेंतियन का अत्यधिक स्नेही स्वर था या उसकी कोमल और गर्म निगाहें थीं, जिसने धीरे धीरे जू दावेई और जू सान्या को ढीला कर दिया। ये पिता और पुत्र के पुनर्मिलन का दृश्य था। पोते पोतियों की पीढ़ी के लिए ये किसी भी तरह से उतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो जू न्यानियन और जू सिसी बस जू डॉडर और जू जिचिंग जू डोयू को इंतजार करने के लिए बाहर ले गए। यान कुइहुआ ने अपनी प्यारी बड़ी बेटी को बाहर भागते हुए देखा और उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन लियू गुइमेई ने उसे नीचे खींचकर बैठा दिया। लियू गुइमेई को हैरान देखकर लियू गुइमेई ने हार मानकर लेकिन हंसी से फुसफुसाते हुए कहा, बड़ी बहन, माँ देख रही है। तब यान कुइहुआ आज्ञाकारी ढंग से बेंच पर बैठ गया, जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परिवार ने एक दूसरे को पहचान लिया और यह पुनर्तः पुनर्मिलन था। जू वेंतियन ने जू दावेई की पैर की चोट का मुद्दा उठाया था। यान कुइहुआ ने जल्दी से कहा, पिताजी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दावेई का पैर, न्यानियन उसे पहले ही अस्पताल ले जा चुका है। डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। यान कुइहुआ ने उसे पिताजी कहकर पुकारा, जो कि जू दावेई और उसके भाई बहनों से भी अधिक दृढ़ था। जू परिवार के तीनों भाई बहन एक ही समय में उसकी ओर देखने लगे, जिससे यान कुइहुआ हक्का बक्का रह गया। क्या गलत? तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? यान कुइहुआ को ये कहते हुए सुनकर कि जू दावेई की पैर की चोट लाइलाज है, जू वेंटियन की छाती अचानक भारी हो गई। यदि उसने उन्हें नहीं छोड़ा होता तो वह अपने बच्चे को ऐसा घाव कैसे सहने देता और उसे ठीक नहीं होने देता। जू दावेई अभी भी उसे पिता कहने का आदी नहीं था। यान कुइहुआ की बातों पर ध्यान देते हुए उसने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पैर कई सालों से ऐसा ही है, ये ठीक है। जू दावेई का इरादा जू वेंतियन को आश्वस्त करने का था, लेकिन ये कहना कि यह कई सालों से ऐसा ही है, जू वेंतियन को और भी बुरा लगा। इस पर विचार करते हुए शू वेंतियन को संदेह हुआ कि यहाँ की चिकित्सा स्थितियां पर्याप्त नहीं होंगी। उन्होंने परिवार को क्योटो वापस लाने का सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही यह प्रस्ताव रखा गया, कोई भी सहमत नहीं हुआ। यद्यपि क्योटो एक बड़ा शहर था, लेकिन इतने वर्षों के बाद कौन वास्तव में अपना गृहनगर छोड़ना चाहता था? शू वेंतियन स्वयं क्योटो लौटने के प्रति अड़े नहीं थे। उनके लिए जहां भी उनकी पत्नी और बच्चे थे वही उनका घर था। लेकिन वह जू दावेई के पैर के लिए प्रयास करना चाहता था। अंततः निर्णय उस बूढ़ी महिला ने ही लिया। बूढ़ी महिला ने जू वेंतियन के साथ क्योटो जाने का निर्णय लिया। वह उस जगह को देखना चाहती थी जहां वह रहता था। इसके अलावा वहां जाने का मतलब यह नहीं था कि वे वापस नहीं आएंगे। जहां तक यान कुइहुआ की बात है, वह काफी आकर्षित थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसका प्रिय बेबी नियान अपने दामाद के साथ रहने के लिए क्योटो जाने वाला था। यदि उसका परिवार क्योटो में स्थानांतरित हो सकता है तो यान कुइहुआ इसके लिए पूरी तरह तैयार होगी। लेकिन वह बटर नूडल हाउस को छोड़ नहीं सकी। जू नेनियन ने पहले ही बटर नूडल हाउस का प्रबंधन यान कुइहुआ और जू दावेई को सौंप दिया था। हर दिन पैसा आने और कुछ न कुछ करने के कारण यान कुइहुआ बहुत संतुष्ट और खुश था। शू सान्या के पति और बच्चे सभी यहीं थे, इसलिए वे निश्चित रूप से क्योटो नहीं जाएंगे। इसके अलावा वह विवाहित थीं और स्वाभाविक रूप से अपने पति के साथ जाएंगी। जहां तक जू एरहोंग का सवाल है, वह यहां जू नेनियन के लिए फैक्ट्री का प्रबंधन कर रहे थे, इसलिए वह क्योटो नहीं जा रहे थे। जब तक भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह यहीं रहना और इस भूमि पर अपनी छाप छोड़ना पसंद करेंगे। जू वेंतियन को उम्मीद नहीं थी कि उनके तीनों बच्चे इस सुझाव को अस्वीकार कर देंगे और वे केवल आहें भर सके। वह बस उन्हें बेहतर परिस्थितियां देना चाहते थे और चूंकि बच्चे इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वह उन पर दबाव नहीं डाल सकते थे। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ थपथपाया और कहा कि चिंता मत करो। वह जहां भी जाता, वह भी वहां जाती।